नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र में जीत से जो फिर से जीती है और इस जीत में को दर्ज करने में नरेंद्र मोदी का जो एक है सेफ है कि जो माला है यानी जो नारा है वो अब कुछ तेज रफ्तार से बढ़ने लगा है, या कहें तो नरेंद्र मोदी जी खुद अपने इस माले को जो एक है सेफ हैं उसको कुछ तेज रफ्तार से जप रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र इन दो राज्यों की जीत से वो लोकसभा चुनाव में पड़ी चोट के निशान को हल्का कर सकते हैं। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये पूरा जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं और इससे ये जो कल बीता है चुनाव, जिसके रिजल्ट सामने आए हैं, जिससे काफी लोग जो विपक्ष के लोग हैं वो दुखी हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं यानी बीजेपी या महाविकास आघाड़ी, खासकर अगर महाराष्ट्र की बात करें या एनडीए कह लें, वो बहुत खुश हैं। तो जो खुश हैं वो थोड़ा सा डाउन होंगे और जो दुखी हैं वो थोड़ा अप होंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को बहुत गौर से आप सुनिएगा, बहुत गौर से आप देखिएगा। कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के मंसूबे और पक्के कर सकते हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी को लगता है, लेकिन असलियत यह है कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी का जो हश्र हुआ था वही हाल अब भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहां आप एक एक शब्दों को सोचिए, सुनिए गौर से। 240 सीटों पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में सिमट गई थी और वही हाल अब भी नजर आ रहा है। कैसे आ रहा है बताता हूं आपको। मोदी कांग्रेस को चाहे जितना भी कमजोर बता दें, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस को जो जीत मिली है उसके बाद लोकसभा में उसके यानी कांग्रेस के शतक पूरा हो गया है। यानी कांग्रेस ने शतक पूरा कर लिया, सेंचुरी पूरा कर लिया है। लोकसभा में अब कांग्रेस के 100 सांसद हो गए हैं। पप्पू यादव जैसे निर्दलीय जीतकर आए सांसद को अगर गिना जाए तो यह संख्या 100 के आंकड़े को भी पार कर सकती है, पार कर गई है, क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय लेकिन है कांग्रेस पार्टी में। 101 एक और निर्दलीय ने कांग्रेस को समर्थन दिया हुआ है, तो ऐसे हो गए 102। तो कुल 102 हैं कांग्रेस के पास। मतलब साफ है कि फिलहाल मोदी कांग्रेस से पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस नरेंद्र मोदी के सामने लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के 102 सांसद हैं। वहीं लोकसभा जैसे हश्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झारखंड में तो इंडिया गठबंधन को जीत मिली ही है, यानी बीजेपी को हार मिली है, और जो उपचुनाव हुए हैं उनमें कम से कम 6 राज्यों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, उपचुनाव में 6 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला है। वो राज्य कौन कौन से हैं? केरल है, कर्नाटक है, पंजाब है। ये देखिए, केरल की 3 सीटें, कर्नाटक की 3 सीटें, केरल की 2 सीटें। ये मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। विधानसभा, केरल की विधानसभा की 3 सीटें, कर्नाटक की, केरल की 2, मेघालय की 1, पंजाब की 4, सिक्किम की 2 और पश्चिम बंगाल की 6। ये इतनी सीटें, ये 6 राज्य, और यहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है, यानी एक भी सीट बीजेपी नहीं जीती है। मेघालय का जिक्र यहां करना जरूरी है। मेघालय में एनपीपी को जीत मिली है, जिसके साथ बीजेपी सत्ता में वहां है, या कहें बीजेपी ने उसको अपना समर्थन दे रखा है। लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे और जमानत जब्त हो गई। ध्यान दीजिए कि मणिपुर के मसले पर अब एनपीपी ने बीजेपी से अलग राह मणिपुर में कर ली है ऑलरेडी। मेघालय में यह साथ कब तक चलेगा यह देखना होगा। तो देश के 6 राज्यों में बीजेपी का खाता नहीं खुला। क्या इससे जाहिर नहीं होता है कि अब न मोदी का वैसा कद रह गया है और न ही बीजेपी पहले की तरह ताकतवर है? यह सही बात है कि महाराष्ट्र में विपक्ष को बीजेपी ने बड़े अंतर से हराया है, लेकिन इस चमत्कारिक जीत है, इस जीत को यह देख लीजिए। महाराष्ट्र बीजेपी 132, यह पूरा महाराष्ट्र का आंकड़ा है, 233 और 49। तो इस चमत्कारिक जीत को आंख मूंद करके स्वीकार करना संभव नहीं है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के जीत के 5-6 महीनों में बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, कौन सी तीर उसने मार दी कि जनता ने उसे 90% सीटों पर जितवा दिया। खैर, महाराष्ट्र की जीत पर संदेह है कि जो सवाल उठे हैं उनके जवाब बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन यानी राजीव कुमार को आज नहीं तो कल तो देने ही होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी चुनाव हुए और यहां भी मोदी ने, बीजेपी के बाकी नेताओं ने वही सारी बातें की जो महाराष्ट्र में की। बल्कि यहां तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ साथ हेमंत सोरेन को जेल भेजने और उनके घर और पार्टी को तोड़ने के कारनामे भी बीजेपी ने किए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पार्टी में शामिल किया।
पूरे 4 महीने हिमंता विश्व शर्मा यहां डेरा डालकर बैठे रहे, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन को सत्ता से नहीं हटा पाए। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के अलावा कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने यहां मेहनत की। इसका असर तीनों दलों के प्रदर्शन पर पड़ा है। झारखंड में पहली बार किसी सरकार ने, यह गौर फरमाने लायक है दोस्तों, झारखंड में पहली बार किसी सरकार ने इस 24 साल के इतिहास में, झारखंड 24 साल का हो चुका है। आप जानते हैं कि सन 2000 में 3 राज्य बने थे, जिसमें एक राज्य झारखंड भी था। तो झारखंड में पहली बार किसी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है। जी हां, एक के बाद एक दूसरी बार सत्ता हासिल की है, और यह है हेमंत सोरेन की या इंडिया गठबंधन की सरकार। यह रिकॉर्ड इंडिया गठबंधन के नाम है। क्या बीजेपी इसे खारिज कर सकती है? वहीं उपचुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आरजी कर मामले में, आरजी कर हॉस्पिटल, आपको याद होगा, आरजी कर हॉस्पिटल मामले के बावजूद टीएमसी ने सारी सीटें जीती। 6 की 6 सीटें टीएमसी जीत गई। केरल में वायनाड में तो प्रियंका गांधी ने रिकॉर्ड कायम किया। केरल के ही पलक्कड़ सीट में भी कांग्रेस जीती। वायनाड लोकसभा और दोनों लोकसभा, वायनाड यानी केरल की लोकसभा और उधर नांदेड़ यानी महाराष्ट्र, नांदेड़ की सीट जो है वो छीनी हुई सीट है, वो जीतकर कांग्रेस आई है। तो ये दोनों लोकसभा, 2 उपचुनाव हुए लोकसभा के, दोनों कांग्रेस जीती है। जबकि प्रियंका गांधी के खिलाफ जहर उगलने में बीजेपी ने कोई कमी नहीं की थी। मध्य प्रदेश आइए, मध्य प्रदेश में बुधनी में बीजेपी ने सीट बचा ली, लेकिन रमाकांत भार्गव केवल 13,000 वोटों से जीते हैं बुधनी में। पिछली बार से जीत का अंतर 91,000 वोट घट गया है। 91,000 वोट घट गए हैं। पिछली बार 104 यानी 1,04,000 वोटों से वहां बीजेपी जीत दर्ज की थी। इस बार मात्र 13,000 वोटों से बीजेपी जीत दर्ज की है। वहीं उसी मध्य प्रदेश में विजयपुर आइए, विजयपुर में रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने हराकर कमाल कर दिया है। इसलिए क्योंकि रामनिवास रावत एक नहीं 7 बार के जीते हुए और पूर्व मंत्री रहे हैं, वहां कैबिनेट मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश का हाल है। अब आइए कर्नाटक। कर्नाटक में कांग्रेस ने संगरूर की सीट तो अपने पास कायम रखी ही है, क्योंकि वो उसके पास पहले से थी। उसके साथ साथ बाकी 2 सीटों पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को हराकर रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया है। चन्नापटना में कांग्रेस के सीपी योगेश्वर ने पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को 25,413 मतों के अंतर से हराया है। और शिग्गांव विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार यासिर खान पठान ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बेटे भरत बोम्मई को 13,448 मतों से शिकस्त दी है। खास बात यह है कि 1994 के बाद पहली बार, जी हां, खास बात यह है कि 1994 के बाद पहली बार यह सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई है। ये सारे एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, और ये सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि बीजेपी जिन मोदी को, जी हां, बीजेपी जिन मोदी को चुनाव जीतने वाले जादूगर या बाजीगर की तरह पेश करती है, और मीडिया फिर बीजेपी के चुनाव जीतने के माइक्रो मैनेजमेंट के गुणगान करने लगता है, असल में हकीकत वैसी नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने कैसे जीती, इन पर काफी सवाल उठ रहे हैं। इनके जवाब कब और कैसे मिलेंगे यह फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन एक सवाल कांग्रेस से भी है कि जब बीजेपी अपनी जरा सी जीत को विश्व विजय की तरह पेश करती है, तो फिर आपको अपनी असली उपलब्धियों के बारे में जनता को बताने में कौन रोक रहा है? कब तक आप रोना रोएंगे कांग्रेस के साथियों कि संवैधानिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं, मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा है, बीजेपी गलत खबरें फैला रही हैं? समझदार कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब कांग्रेस को सोचना है कि केवल वो गलत होने का रोना रोते रहे, या फिर जनता से मिले सहयोग की कद्र करते हुए लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को खुद ही तेज करे और हार है उसकी बहानेबाजी करना छोड़े। क्योंकि यहां बीजेपी हारती है तब भी विश्व विजेता बन के बताती है। आप याद कीजिए, बीजेपी हिमाचल प्रदेश हारी थी। आप याद कीजिए, बीजेपी जम्मू कश्मीर हारी थी। जम्मू कश्मीर की हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार है। जहां 10 साल बाद बीजेपी चुनाव करवाती है, जहां बीजेपी खुद चुनाव नहीं करवाना चाहती तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगता है तब चुनाव करवाती है बीजेपी, और वहां हार जाती है। क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो इसको
इस जश्न को यहां पर जनता के बीच नहीं पहुंचा सकते थे? थोड़ा एकजुट होते, हंसते गाते, थोड़ी मिठाइयां बांटते, नहीं कर सकते थे? क्या झारखंड की इस जीत को आप छोटी जीत कहेंगे, जहां दो मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री, या आज की तारीख में कद्दावर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो लगे रहे 4 महीने और उसके बाद इंडिया गठबंधन की जीत हुई है? क्या कल राहुल गांधी बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? कल प्रियंका गांधी, जो 20 साल तक चुनाव लड़वाती रहीं, एक छोटी सी उम्र में चुनाव अपने पिताजी के साथ, उसके बाद अपनी माताजी के साथ, फिर अपने भाई के साथ चुनावी मैदान में रही और खुद जीत के आई, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? एक बहुत बड़ी जीत थी प्रियंका गांधी की। बहुत बड़ी जीत विपक्ष की है कि उसने 6 राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने दिया। यह क्या जीत नहीं है? तो क्या मानेंगे इसे? और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी अगर 240 पर सिमटी थी और उसके बाद ये जो 2 झुनझुने मिले हैं बीजेपी को, एक हरियाणा और एक महाराष्ट्र, तो ये आपके आंखों में धूल झोंकने के लिए मिले हैं। दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए विपक्ष के लोगों। तो ये एक छोटी सी बात थी, इसको रखना जरूरी था और इस विषय को आगे हमारे तमाम साथी बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप तक रखना जरूरी है और इंफॉर्मेशन रखकर फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, कार से अभी निकल रहे हैं हेमंत सोरेन। बात करेंगे मीडिया से भी, और ये राजभवन से निकले हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, सुनिए जरा। साथियों, थोड़ा शांत। आज हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से नए सरकार की गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है। माइक आगे बढ़ा दीजिए भैया। उसको उस प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष, और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे, और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। और तो सुन रहे थे आप यहाँ पे, यानी यहाँ गए हेमंत सोरेन और उन्होंने पहले इस्तीफा सौंपा, फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री का पद उन्हें सौंपा गया है और 28 तारीख को शपथ लेंगे, ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन। ये बात है उधर झारखंड की। झारखंड में एक मुख्यमंत्री जो दूसरी बार लगातार यहाँ, और ये रिकॉर्डधारी मुख्यमंत्री हो गए हैं, जो लगातार अपनी पार्टी को जिताकर लाए हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में, और यही बात यहाँ हम बता भी रहे थे, मजबूत हालात इंडिया गठबंधन के। और 6 राज्यों में अगर इंडिया गठबंधन ने, विपक्षी दलों ने अगर रोका है बीजेपी को, तो छोटी मोटी बात नहीं हो सकती, जिसको आप न सिर्फ जस्टिफाई कर सकते हैं बल्कि आप उसे सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। सेलिब्रेट कीजिए, जलेबियां या मिठाइयां, लड्डू बांटिए, थोड़ा हम लोगों के लिए भी भेज दीजिए, हम भी खाएंगे, मुंह मीठा करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से देश की सियासत को समझे। मजबूत हो रहा है विपक्ष, और कैसे हार कर भी जीत कर भी महाराष्ट्र में हारी है भाजपा, ये सब कुछ हम यहां समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी पहले जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। आज शरद पवार ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। शरद पवार की थोड़ी सी जो भाषा है, वो जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आती है। उनके कैंसर के कारण ऑपरेशन जो हुआ उसके बाद से थोड़ी सी जुबान में तकलीफ है,
लेकिन काफ़ी हम लोग इज्जत करते हैं उनकी, बुजुर्ग हैं और काफ़ी इज्जतदार हैं भी वो पॉलिटिक्स में। उस हिसाब से शरद पवार ने जो कहा है वो पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद फिर उनकी बाइट सुनेंगे। हमारे तमाम साथी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। हमारे साथ जयशंकर जी बैठे हुए हैं, आप देखिए जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, प्रेम कुमार जी, राहुल लाल जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी। जरा मैं शरद पवार की जो बात है उसको पढ़ के सुना देता हूं, फिर उनकी बाइट सुनाऊंगा आपको। शरद पवार ने साफ साफ मीडिया से चर्चा में कहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि हम कई सालों से सार्वजनिक जीवन में हैं, हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, लेकिन अब जब हुआ है तो हम इस पर विचार करेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और नए जोश के साथ लोगों के सामने जाएंगे। आपको पता है कि शरद पवार की उम्र क्या है। नए जोश के साथ लोगों के सामने जाएंगे, यह हौसला है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा किया है, चाहे मेरी पार्टी हो, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट हो या कांग्रेस हो, सभी ने सामूहिक प्रयास किए, लेकिन परिणाम हमारे प्रयासों के अनुरूप नहीं रहे, कहीं भी समन्वय की कमी नहीं थी। यह शरद पवार ने कहा है, बहुत ही मजबूती के साथ, मजबूत इरादों के साथ शरद पवार ने यह बात कही है। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जहां पवन खेड़ा और जयराम रमेश को भेजा गया, वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रेस को संबोधित करते और इस जश्न में डूबने के लिए अपने तमाम कार्यकर्ताओं का आह्वान करते, क्योंकि ये छोटी मोटी जीत नहीं है। आप महाराष्ट्र सिर्फ हारे हैं और महाराष्ट्र हारे हैं तो आप बता रहे हैं कि इस हार के पीछे, इस हार को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने हरियाणा की हार को स्वीकार नहीं किया था। तो माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि इस चीज को, जैसे विश्व विजेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं अपने उस 5 स्टार ऑफिस में और वहां जाकर जो भाषण देते हैं और कांग्रेस खत्म हो गई ये कहते हैं, उनको बताना चाहिए कि आज 2 सीटें कांग्रेस की और बढ़ गईं। अब आपके सामने हमारे 2 सांसद और मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे, ये कह नहीं सकते थे क्या? चलिए जरा प्रेम कुमार जी के पास पहले आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी जो बातें रख रहा था, शायद मुझे उम्मीद है कि पूरी बात आप सुने होंगे। जरा यहीं से महाराष्ट्र को लेकर जो चल रहा है और जो यहां पर, क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि विपक्ष ने इस पूरे चुनाव को, और वो हम लोगों ने, मैं प्रशांत जी 2 यहां हैं ऑलरेडी, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कांग्रेस का टॉप टू बॉटम सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी फील्ड में दिखे हैं, हम लोगों से मिले हैं, जहां हम ठहरे वहां या कहीं रोड पे, कहीं सभाओं में, इन लोगों से हम लोग रूबरू हुए अनायास। उस हिसाब से भी कह रहा हूं कि सब सड़कों पे थे, काम कर रहे थे। उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, कांग्रेस वाले मेहनत ही नहीं करते हैं। करते हैं मेहनत, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब यहां रिजल्ट कहीं कुछ और जा रहा है तो उस चीज को फाइंड आउट करने की जरूरत है। लेकिन आप अगर 6 राज्यों में बीजेपी का खाता नहीं खुलने देते तो इस जश्न में क्यों नहीं डूबते हैं आप? आपको डूबना चाहिए, आपको बताना चाहिए इस देश की जनता को कि देखो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, देखो कर्नाटक में क्या हुआ, और एक नहीं 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को कांग्रेस ने हराया। यह नहीं बता सकती कांग्रेस क्या? तो ऐसी चीजें आपको बताना चाहिए कि बुधनी में जो शिवराज सिंह चौहान का अपना क्षेत्र है, बुधनी में मात्र 13,000 वोटों से बीजेपी जीती है। पहले दूसरे राउंड में वहां बीजेपी पिछड़ी हुई थी। उसी मध्य प्रदेश की दूसरी सीट जहां बीजेपी पहले जीतती आई, वहां कांग्रेस जीत के आई है। यह बात नहीं बता सकती कांग्रेस पार्टी, इसलिए कह रहा। प्रेम कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं और इससे आगे मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, पूरे देश का चुनाव है, हर जगह की से एक सेंस आ रहा है और वो सेंस ये बता रहा है कि कहीं कोई मोदी मैजिक नहीं है, कहीं कोई सेफ नहीं है। और जो नारे बीजेपी ने महाराष्ट्र में लगाए, आपने भी कहा कि पूरे देश में लगाए, लेकिन कहीं भी वो नारे चले नहीं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़कर आप
जहां पर कि दिख रहा है और जहां पर कि प्रोटेस्ट भी है, विरोध भी है। महाराष्ट्र में हम देखें तो जब महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों का तालमेल हो गया था, तो ये तालमेल होना ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना थी। इतने डिफरेंसेस के बावजूद सब लोग मिलके चुनाव लड़ने जा रहे थे और लोकसभा चुनाव से ये सबक था। तो इससे लग रहा था कि जैसे 70% तो काम इन्होंने कर दिया है, अब केवल कैंपेन करना है। इतना समन्वय तो महायुति में भी नहीं दिखा। आप देखेंगे कि बटोगे कटोगे पर पंकजा मुंडे भी बोल रही थी बीजेपी के खिलाफ, अब नारे के खिलाफ, या अजित पवार भी खिलाफ में बोल रहे थे। डिफरेंसेस तो वहां दिख रहे थे, बटे हुए वो लोग थे। और इसके अलावा जो चुनाव परिणाम आए उसको लेकर के चलिए बहुत तरह से बातें होती हैं, होंगी, और जो पैटर्न है वो पैटर्न कहीं से इस चुनाव परिणाम की आशा नहीं लोग रख रहे थे, क्योंकि 232 सीटें अगर लाड़की योजना से आ जाती हैं तो ये बातें तब क्यों नहीं पत्रकारों को समझ में आई जब वो घूम रहे थे सड़कों पर। विश्लेषकों को क्यों नहीं दिखी भाई, एग्जिट पोल करने वालों को क्यों नहीं दिख रही थी कि लाड़की योजना इस तरह से परिणाम लाने वाली है। जो दिख रही थी उससे अलग परिणाम आए। तो निश्चित रूप से आप देखिए, शरद पवार से ज्यादा निराश किसको होना चाहिए। पार्टी की मान्यता, सही गलत का सवाल, प्रतिष्ठा, सब कुछ जुड़ा हुआ था। फिर भी शरद पवार कह रही हैं कि हम फिर से खड़े होंगे और नए उत्साह के साथ काम करेंगे। तो ये जज्बा कांग्रेस को भी दिखाना चाहिए था। अभी भी समय खत्म नहीं हुआ है। उनको एक पूरे देश के जो चुनाव नतीजे हैं, बाई इलेक्शंस और इलेक्शंस, उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, अभी भी चाहिए उनको। और ये बताना होगा कि ऐसा क्यों है कि अप्रत्याशित परिणाम मिल रहे हैं। झारखंड में जो एक समझ थी कि झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और जितने सीटों पर जीत हुई है उसके आसपास बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे, और वो सही हो जाता है और महाराष्ट्र में सही नहीं होता है। तो एक ही विश्लेषक दो तरह से, एक जगह सही है दूसरी जगह गलत कैसे होता है। ये भी बातें हैं। पर आगे की राजनीति को बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह से मिशनरी का इस्तेमाल कर रही है उसको ही आप बिंदुवार लेकर के आते। कैसे नोट्स पकड़े गए, कैसे ईवीएम नागपुर में पकड़े जा रहे थे, आरएसएस कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी में ईवीएम पकड़ा जाना एक ही उदाहरण हो, लेकिन ये उदाहरण ईवीएम कैसे गैर सरकारी व्यक्ति की कार में घूमेगा, ये एक बड़ा सवाल था। ऐसे बहुत सारी बातें जो चुनाव के दौरान हुई हैं, उन अनियमितताओं के साथ भी आना चाहिए। देश को बताना चाहिए कि ये हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। लेकिन अगर आप ये कहने में भी संकोच करते हैं तो जहां जीते हैं उनका आप डेमोन्स्ट्रेशन तो कीजिए, जश्न तो मनाइए, जश्न मनाइए अपने कार्यकर्ताओं में कम से कम जोश तो भरिए, अपने कार्यकर्ताओं में जोश तो भरिए, जेन्युइन जोश। जैसे मैंने एक दिन पहले भी आपसे चर्चा में एक बात कही थी, उसको थोड़ा सा और विस्तार से कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि बीजेपी ने एक पैटर्न बना लिया है कि एक दे देते हैं और एक ले लेते हैं, है ना। हमने कहा एक दे देते वाली बात नहीं है। आप अगर क्या हेमंत सोरेन इस बात को मान सकते हैं कि उनको झारखंड दे दिया गया है? नहीं मान सकते ना। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन ने उस लड़ाई को नेतृत्व किया है, पूरे चुनावी फिजा को बदला है, अपने साथ में इंडिया गठबंधन के घटक दलों को साथ लेके लीड किया है। वो नहीं बोल सकते। तो वही भाषा कांग्रेस की क्यों नहीं होनी चाहिए? हेमंत सोरेन की भाषा कांग्रेस की भाषा क्यों नहीं होनी चाहिए कि ये लड़ाई जीती है हमने, हेमंत ने सारे तंत्र को फेल किया है, हमने उनके नेतृत्व में झारखंड में जीत दिखलाई है। लेकिन पवन खेड़ा जी की क्या भाषा है कि इनका पैटर्न हो गया है, एक
तरफ दे देते हैं, एक ले लेते हैं, इसी तरह की भाषा। ये कोई तटस्थ आदमी भी इतना हल्का विश्लेषण नहीं करेगा। आप हेमंत सोरेन होके बात करिए ना, कैसे आपको कोई थोड़े दे रहा है, इनाम में दे रहा है क्या, उपहार दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है क्या? आप बोल रहे दे देते हैं, अरे आपसे छीन लिया इतना बोलिए, आपको दे नहीं दिया है। झारखंड आपको किसी ने दिया नहीं है, या जम्मू कश्मीर आपको किसी ने दिया नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, झारखंड आपने अपने दम पे लिया है, दूसरी बार लगातार दूसरी बार जीते हैं आप, और आप रिकॉर्डधारी हो गए हैं। अब इस 24 साल के झारखंड के इतिहास में आप पहला गठबंधन है जो लगातार 2 बार जीत के आए हैं, और आपने किसी के रहमो करम से नहीं लिया है, ये आपने मेहनत की है। वहां कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, कांग्रेस पार्टी, इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव तक वहां पहुंचे, ये सब लोगों ने मेहनत की है, तब झारखंड आप जीत के आए हैं। महाराष्ट्र की समीक्षा मैं पहले कह चुका हूं, महाराष्ट्र की समीक्षा हम करेंगे, उस पर और बहुत सारी बातें आएंगी जो हम आज नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन आने वाले समय में बताएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सत्ता पक्ष कैसे जीत रहा है उनके लोग ही बताएंगे। हम नहीं बता सकते, हम समीक्षा कर सकते। और ये बात तो महत्वपूर्ण है ना, कर्नाटक में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 तो जीतती है, भले जहां हारी है वहां भी संघर्ष कर रही, लेकिन उसके लिए कि क्यों हारी है बोल करके लड़ाई जारी है, लेकिन जीती। आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीता, बीजेपी कहां किस प्रदेश में किससे छीनी? क्या बंगाल में छीन पाई? कहां छीनी? तो बीजेपी अपोजिशन से सीट नहीं छीन पा रही, अपोजिशन बीजेपी से सीट छीन रहा है। और इस चीज को ये बात क्या दर्शाता है? ये बात दर्शाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से उसी तरह से नाराज है जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के समय थी। स्थिति में बदलाव नहीं आया है, वो स्थिति आज भी कायम है। अब अगर इस नोट के साथ में, चलिए पॉजिटिव नोट हम बोलेंगे, चुनाव जो तरीका चुनाव में अनियमितताओं से लड़ने का होता है उसको आपको अडॉप्ट करने की जरूरत है, वो तरीका नहीं निकल पा रहा है, ये एक अलग समस्या है। लेकिन जहां पर आप इस तंत्र को फेल करके जीत रहे हैं तो वो बहुत बड़ी जीत हो जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं राजीव जी, एक मोदी मीडिया में मैं बैठा हुआ था, सामने चला कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को पछाड़ा, उसके बाद में उसके बारे में बोलते हुए एंकर एडिटर थे, वो आए मेरे पास, प्रेम जी आप क्या कहेंगे? हमने कहा कि ये राहुल गांधी के खिलाफ बोलने का इकोसिस्टम बना रखा है क्या? प्रियंका गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रही है, इस अचीवमेंट को आप राहुल गांधी को हराया बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या आप कांग्रेस को हरा रही है? कांग्रेस को पछाड़ रही है? यही पत्रकारिता रह गई है। मैं उस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि अपने दर्शकों तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि टीवी चैनल राहुल गांधी को प्रियंका गांधी ने पछाड़ा, यह चला रहा है। अगर चला देते कि राहुल का रिकॉर्ड तोड़ा तो वो बात भी समझ में आती। भाई प्रियंका गांधी ने तो रिकॉर्ड तोड़ा है ना कि राहुल गांधी को पछाड़ा है। बिल्कुल, ये जो तरीका बन गया है चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने का, तो इसको मतलब मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूं और मैंने काउंटर कर दिया। ये तो पत्रकारीय चीज भी है ना कि किसको हम कैसे पेश करेंगे, क्या बोलेंगे। देखो मेरे मतलब अंदर तक हिल गए। भाई प्रियंका गांधी 4,10,000 वोट से जीत रही है और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पछाड़ दिया। कैसी हेडलाइन चला रहे हैं लोग, कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं लोग जी। तो हम उस तरह से बोल देते हैं, भले इसका परिणाम जो हो मुझे इसकी परवाह नहीं, ना बुलाएं वो है, पर यह तथ्य नजर में लाना जरूरी है, इसलिए मैंने चर्चा की। अब हम ये कह रहे हैं ऐसी ही प्रतिक्रियाओं के साथ जब तक आप एग्रेशन में नहीं आएंगे, और एग्रेशन में गलत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया भी एग्रेसिव होती है और आपको मैदान छोड़ना नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए। और आपको तो हेमंत सोरेन के बीच में जाके आज जो प्रभारी वहां पर कांग्रेस के कर रहे हैं, वहां कांग्रेस के बड़े नेता को साथ होना चाहिए। अभी जो आप विजुअल दिखा रहे थे, और बड़े नेता को होना चाहिए। आप उस जीत को फील कराइए। कांग्रेस में झारखंड में 16 सीटें जीती हैं, पिछली बार भी 16 जीती थी, 1-2 और जीत सकती थी, नहीं जीती। लेकिन
फिर भी 16 बचा के रखना किसी ने सोचा था क्या कि कांग्रेस 16 सीटें बचा लेगी झारखंड में? लेकिन उसने बचाया। क्यों? जी क्योंकि वो नीचे के कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई करने का काम हुआ झारखंड में। भले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने वो काम कर दिया हो, कांग्रेस के लीडरशिप ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया, लेकिन आज उनका साथ देने की जरूरत है। और उनका भी जो बहुत थोड़े से वोट से कहीं हार गए हो, तो उनका भी मॉरल बूस्टअप करने की जरूरत है, जहां तक एक संगठनात्मक रूप से एक्टिव होने की बात होती है, क्योंकि यही चीजें आपको आगे का रास्ता दिखाती है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हम कर रहे हैं और उसमें ये जानने समझने और थोड़ा कांग्रेस के लिहाज से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस जश्न में क्यों नहीं डूबी, कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है कि ये चुनाव कांग्रेस और विपक्षी दल ने भी मजबूती के साथ जीता है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इन तमाम मसलों पे? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये कि झारखंड की जीत बहुत शानदार जीत है और सबसे जहरीला कैंपेन नरेंद्र मोदी ने झारखंड में किया। घुसपैठ का मामला उठाया उन्होंने ये यहां तक कहा कि आपकी बेटी छीन के ले जाएंगे। जी, हम लोगों ने हेमंत बिस्वा शर्मा के तमाम बार यहाँ पे कुछ बाइट चलाए जो बहुत विवादित बयान। इलेक्शन कमीशन बेटी छीन के ले जाएंगे, घुसपैठ और इन तमाम इस सांप्रदायिक बातों पे इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। बहुत शर्म की बात है चुनाव आयोग के लिए कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत सेलेक्टिव अप्लाई करता है। इस चुनाव में तो अप्लाई ही नहीं हुआ, न महाराष्ट्र में न झारखंड में। उसके बावजूद आप देखिए चंपाई सोरेन को ले गए, ये बड़ी बड़ी दलीलें आती रही कि मास्टर स्ट्रोक है, संथाल परगना में चमत्कार हो जाएगा। संथाल परगना में 7 सीटें हैं इंडिया गठबंधन के पास और संथाल परगना का अगर मैं आपको वोट शेयर बताऊं तो संथाल परगना का वोट शेयर इंडिया गठबंधन का यानी जेएमएम कांग्रेस लेफ्ट आरजेडी का 52% है, 52%, जिसमें 12% की बढ़ोतरी है। शेड्यूल ट्राइब जो 28 सीटें हैं उसमें 27 सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं और पिछली बार 26 थी और 50% वोट शेयर है, 50%, जिसमें 7% की बढ़ोतरी है। इसी तरीके से एससी रिजर्व सीट में, जनरल सीट में भी बढ़ोतरी है, 11% की बढ़ोतरी है। तो ओवरऑल ये जो जीत है झारखंड की, ये बड़ी जीत है। जेएमएम ने अपनी टैली को बढ़ाया है, कांग्रेस ने बरकरार रखा है और इस इतने जहरीले कैंपेन के बाद भी ये जीत अगर हासिल हुई है तो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और 28 तारीख को हेमंत सोरेन वहां पे शपथ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई-एमएल के सेक्रेटरी जनरल, ये सब बड़े लोग वहां इंडिया गठबंधन के होंगे, क्योंकि ये बड़ी जीत आपने ली है, उस राज्य में ली है जहां पे अडानी निगाहें गड़ाए बैठे थे। अडानी की निगाह महाराष्ट्र में भी थी, झारखंड में भी थी। हम सब चर्चा कर चुके हैं गोड्डा पावर स्टेशन के बारे में। यहाँ पे जी, उनके बीजेपी के 4 या 5 पूर्व मुख्यमंत्री लगे हुए थे, पैसे झोंके गए थे वहां पे। लेकिन फिर भी राजीव जी, मैं तुलना करना आवश्यक है झारखंड और महाराष्ट्र की, कि झारखंड में क्या हुआ और महाराष्ट्र में क्या नहीं हुआ। देखिए, महाराष्ट्र में और झारखंड में इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि झारखंड भी बीजेपी जीतती तो अब तक तो इस देश में बहुत बवाल मच चुका होता, चुनाव आयोग के सामने धरने प्रदर्शन हो रहे। ये बात सच है कि झारखंड में आपकी मशीनरी क्या कैसे रिस्पॉन्ड करती है और महाराष्ट्र में कैसे रिस्पॉन्ड किया होगा, ये एक इन्वेस्टिगेशन का, फैक्ट फाइंडिंग का विषय है।
दूसरी बात, वेस्ट बंगाल की भी आप चर्चा कर रहे थे। जी वेस्ट बंगाल में एक सीट है मदारी हाट, 6 सीटें। आरजी कर मेडिकल कॉलेज पे राज्यसभा के तृणमूल कांग्रेस के मेंबर। आपकी आवाज थोड़ी वो हो रही है, डाउन जा रही है अच्छा, प्रशांत जी। मैं अभी ठीक है आवाज? जी अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो अब वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। वेस्ट जी। बंगाल में 6 की 6 सीटें जीती हैं, बावजूद इसके कि बहुत जहरीला कैंपेन तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पे और बीजेपी समर्थक मीडिया में चला, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाद। ऐसा ऐसा प्रतीत हुआ कि क्या पता नहीं ममता बनर्जी ने ही क्या कर दिया उस रेप कांड में। रेप एक बहुत भीभत्स क्राइम है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई, क्या सीबीआई इंक्वायरी किसी और अभियुक्त को गिरफ्तार कर पाई थी? उसमें नहीं कर पाई। जितना वेस्ट बंगाल पुलिस ने किया था उसी उसी पर वहीं तक सीबीआई रही। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन वहां पे एक सीट है मदारी हाट। मदारी हाट में तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं जीती थी। 2016 और 2021 में मदारी हाट सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी वो सीट हारी है, बावजूद इस मीडिया के, बावजूद इलेक्शन कमीशन के, बावजूद नरेंद्र मोदी के। अब उसके बाद आप देखिए कि जो नांदेड़ की सीट है वो कांग्रेस वहां से लोकसभा जीत कर आई। तो ऐसा क्या हो रहा था महाराष्ट्र में कि लोकसभा में कांग्रेस जीत रही है और उसी लोकसभा सीट की विधानसभा सीटें जो है वो बीजेपी के पास जा रही है। जी ये सब बहुत इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इसकी फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। आपकी बात सही है कि कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को अग्रेसिव होना चाहिए। मैंने उद्धव ठाकरे के बयान देखे हैं, मैंने इनके भी बयान देखे हैं, कांग्रेस के भी। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और शरद पवार का भी अभी आपने जो बताया। महाविकास अघाड़ी को नए एनर्जी के साथ वहां जाना चाहिए और सबसे जरूरी चीज है कि फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए। हरियाणा के वक्त भी मैंने कहा था फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए। इंटरनल आप फैक्ट फाइंडिंग करें वो अलग बात है, इंटरनल नेताओं का रोल क्या था। अभी भी आप देखिए कि कुमारी शैलजा शायद किसी राज्य की इंचार्ज भी हैं, उत्तराखंड की जी कांग्रेस की, जी और कुमारी शैलजा का क्या रोल था हरियाणा में हम सब जानते हैं। वो टीवी स्टूडियो में बैठी रही और टीवी स्टूडियो से कांग्रेस को हराने का काम करती रही। वहां पे कांग्रेस ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है कि आप अपने आस्तीन के सांप को कैसे रखते हैं। वो आप देखिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए वहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, वहां पे एआईसीसी इंचार्ज थे हरियाणा में, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसी कार्रवाई हुई हो। जी तो जब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक नहीं करेंगे, ये मेरा काम नहीं है कांग्रेस को सलाह देना, मेरा काम एनालिसिस करना है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों ने जो फैक्टर्स हरियाणा में थे वो फैक्टर्स मौजूद है, जी तो अब आगे भी यहाँ चुनाव हारेंगे। दूसरी बात, यहीं से हमने कहा था कि फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए। कल शकील जी भी इस बात को कह रहे थे, फैक्ट फाइंडिंग, बहुत डिटेल फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। कर्नाटका की विक्ट्री जो आपकी हुई उसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होनी चाहिए। कल पवन खेड़ा जी की भाषा में थोड़ा तब्दीली थी कि वो सिविल सोसाइटी के साथ कोऑपरेशन की बात कर रहे, अच्छी बात है। सिविल सोसाइटी ने इलेक्शन प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और हम लोगों ने भी कई पॉडकास्ट किए इस पे और कई इंटरव्यूज किए हैं। सिविल सोसाइटी इलेक्शन घोटाले को साफ उजागर कर रही है। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज को उनके पार्टनरशिप में करना चाहिए। कर्नाटक की जीत में सिविल सोसाइटी का एक बड़ा रोल था। इलेक्टोरल रोल रिवीजन में सिविल सोसाइटी ने बड़ा काम किया था। 28 लाख नए मतदाता जोड़े गए थे
तो ये सारी बातें हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को सोचना चाहिए। पॉलिटिकल गलती कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई एक अलग बात है, लेकिन चुनाव धांधली एक बड़ा मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए। जी बिल्कुल। आप जिस तरीके से किसानों के मामले को उठाते हैं, करप्शन के मामले को उठाते हैं, आरक्षण की 50% सीमा को हटाने की बात करते हैं, जातिवाद जनगणना की बात करते हैं, उसी रफ्तार से, उतनी ही तेजी से आपको इलेक्शन चुनाव की धांधली की बात भी करनी चाहिए। जी राजीव जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इलेक्शन धांधली की बात, और इस पर एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। आंदोलन खड़ा करने की बात हम लगातार कह भी रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो साथ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा भी होगा, जब ईवीएम के मसले पर देश में आंदोलन चल रहा था, खासकर लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद भी। और उस समय मुझे दो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स याद आते हैं, महमूद प्राचा और दूसरे सिंह साहब, भानु प्रताप सिंह जी। ये दो जो हैं, ये बहुत मुस्तैदी के साथ ये दोनों उस समय ईवीएम के मसले पे, उसके अलावा एडीआर जो है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये इन सब ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लगाई, फिर सड़क पे भी आए। सब कुछ आप लोगों ने देखा है। तो एक तरफ ईवीएम पे आंदोलन, और इन आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए जो पार्टियां हैं, खासकर विपक्षी दल, जिनको भरोसा नहीं होता है, जो कई बार जो है वो ईवीएम या ऐसे चुनावी प्रोसेस जो है, चुनाव की जो चुनाव करवाते समय जो गड़बड़ियां होती हैं, धांधलियां होती हैं, उस पर जो बात रखते हैं, उनको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए इनको यहाँ बात करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, जरा राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर जयशंकर जी आपके पास आता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आखिर क्या कारण है। राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट तो किया है, लेकिन मुझे अभी भी ये बात पच नहीं रही है कि आप इसको इतनी बड़ी हार कैसे आप मान रहे हैं। आप जो मीडिया ने, जो बीजेपी ने और बीजेपी समर्थित जो मीडिया है, उसने जिस आवरण को गढ़ दिया, उस आवरण के नीचे आप ऐसे दब जाते हैं कि आपको अपनी खुशी, अपना जश्न भी दिखाई नहीं देता। ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। आप 6 राज्यों में आपने सूपड़ा साफ कर दिया। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 2 सीटों पे उपचुनाव, उसमें से एक सीट पर, बुधनी जैसी सीट पर, जहां से ये शिवराज सिंह चौहान आते हैं, उस सीट पर किसी तरह उनकी बीजेपी जीती है। 13,000 वोटों से जीती है, लेकिन वो कई राउंड में अप एंड डाउन होता रहा। उसके अलावा विजयनगर का आपने देख लिया। तो यहां भी बीजेपी की हालत खराब रही, खस्ता रही। 2 उपचुनाव हुए लोकसभा के, वहां पे आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। उसके बाद बीजेपी जश्न मनाती है कि विश्व विजेता हो गए, और आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल उठता है, और मैं बार बार ये बात कहूंगा, आपको भी जश्न मनाना चाहिए। आप क्यों नहीं? आपके यहां क्यों अंधेरा छाया हुआ था? क्यों खामोशी थी? बात तो पूछा जाना चाहिए। राहुल लाल जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं। कल के अगर परिणामों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी से कई गुना ज्यादा जो है कि जीत का जश्न मनाने का पूरा अधिकार विपक्ष के पास, और उसमें भी कांग्रेस के पास तो वो पूरा अधिकार था। क्योंकि देखिए, आपने झारखंड से बात शुरू की, तमाम उपचुनावों को लेकर बात की कि 6 राज्यों में जो है कि वो खाता नहीं खोलने दिया गया, विपक्ष को बिल्कुल रोक कर रखा गया, तो वो बिल्कुल सही है। और झारखंड में तो तमाम तरह के रिकॉर्ड्स बने हैं राजीव जी। आप एक तरह से जब से झारखंड बना है उसके बाद के तो रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन अगर अविभाजित बिहार के समय में भी अगर इस हिस्से को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव को इतना ज्यादा कम पहली बार किया गया है। जो कोल्हान का क्षेत्र था, वहां पे आप देख लीजिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ। जो संथाल परगना, जहां पे कि बहुत लंबी चौड़ी बातें बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, जमाई टोला, पता नहीं क्या क्या गलत चीजें इस क्षेत्र के लिए कही गई, घुसपैठियों से लेके, और आलमगीर आलम जो कांग्रेस के मंत्री थे, अभी जेल में बंद है भ्रष्टाचार के आरोपों में, वो भी ईडी के आरोपों के कारण से भी उनको जमानत नहीं मिल पाई है। उनकी पत्नी थी और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ लगभग 87,000 वोटों से जो है कि पाकुड़ में वो चुनाव जीती है। तो जनता का जो जन समर्थन रहा है वो अभूतपूर्व किस्म का रहा है राजीव जी। और 11 सीटें, जो गोड्डा सीट है जहां पे कि पावर स्टेशन है अडानी जी का, वहां पे जो लड़ाई को लड़ रहे थे, जिसको उस समय वो जेल भेज दिया गया था, वो पोड़ैया हाट से वो प्रदीप यादव भी जीते हैं। गोड्डा लोकल सीट से जो है कि वो संजय यादव
आरजेडी से वो जीते हैं, 2 बार से ये सीट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो झारखंड के जिस हिस्से में भी नजर दौड़ाएंगे हम लोग, और जो मार्जिन हुआ है राजीव जी, कहीं 20,000 वोटों से, 30,000 वोटों से, 35,000 वोटों से, 45,000 वोटों से, और जो कम कम मार्जिन वाली सीट है 300 वोटों से 500 700 वोट वाले मार्जिन वाली सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी 22 के आंकड़े पे पहुंची हुई है। दर्शकों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि उस 22 सीटों में मिनिमम मार्जिन वाले कई सीटें, कम से कम आधा दर्जन सीटें हैं उसमें। नहीं तो अगर वो वहां पे 500-700 वोटों का खेल न होता तो सोच के देखिए 22 से भी आपको 6 सीटें नीचे घटानी पड़ती राजीव जी। तो जो झारखंड, तो ये तो देखिए जो आप कह रहे हैं जश्न क्यों मनाना चाहिए, जश्न मनाने के तो 1 लाख कारण तो आपको झारखंड ही दे रहा है। 1 लाख आपको कारण झारखंड से मिलेंगे जश्न मनाने के, क्योंकि जो कहा अभी यहां पे प्रशांत टंडन जी ने, और हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि झारखंड में जितने घृणित किस्म के वहां पे विभाजनकारी भाषण जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया था, वो झारखंड के जमीन पे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से घृणित भाषण दिया, वो कभी भी आज तक कभी भी झारखंड के चुनाव प्रचार इतने निचले स्तर पर कभी नहीं दिया था। और झारखंड की जनता ने सीधे सीधे एक तरह से काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन तमाम महीने, देखिए जिस दिन हम लोग बात कर रहे थे उस दिन एग्जिट पोल के ऊपर, तब भी मैंने कहा था कि ये गैप काफी ज्यादा बड़ा रहेगा वो, और वो गैप देखिए बड़ा रहा भी। कहां पे देखिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कहां पे और इंडिया अलायंस कहां पे जी। तो ये चीजें हैं। और जो दूसरा आपने मध्य प्रदेश को लेकर कहा है, वो बिल्कुल खुशी प्रदान करने वाली बुधनी सीट, पूरे देश में हर जगह जाने वाला सीट शिवराज सिंह चौहान की 87% का मार्जिन वोट शेयर जो है कि वहां पे कम वोटों से 87% पहले के तुलना में जो है कि मार्जिन राजीव जी कम हो गया है। और एक मंत्री को अब अपना मंत्री पद खोना पड़ेगा उपचुनाव हार जाने के कारण मध्य प्रदेश में, जो मंत्री जी चुनाव हार गए हैं। तो ये सब तो बड़ी सफलताओं की रेखा है। इसलिए जो इस बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस को अभी भी विलंब नहीं हुआ है, उनके लोगों को बाहर निकलकर एक तरह से जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों की बात भी होनी चाहिए, और बात महाराष्ट्र के चुनाव पे भी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होनी चाहिए जी। उसमें कोई पर्वेदारी की बात नहीं है। हरियाणा के चुनाव को आपने अस्वीकार किया, आप महाराष्ट्र के चुनाव पे क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए 22 दिन महाराष्ट्र में रहा था राजीव जी, और जो परिस्थितियां झारखंड में दिख रही थी उससे बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां विपक्ष के लिए महाराष्ट्र में दिखाई दे रही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। आप भी जमीन पे गए थे, प्रशांत जी भी थे, और मैंने भी वहां पे, चाहे विदर्भ का क्षेत्र हो, मराठवाड़ा के क्षेत्र हो। अब वो बताइए, वो किसानों का दुख, वो दर्द क्या, वो इतने ज्यादा दुखी किसान जो है, दुखी हो के भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया लोगों ने। इसीलिए राहुल लाल जी उस पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं, छोड़ दीजिए, उसका विश्लेषण मत कीजिए, क्योंकि जितनी बार विश्लेषण करेंगे हम उस नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस नतीजे पे हमको इलेक्शन कमीशन ले जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने छोड़ दिया है। भाई साहब राजीव कुमार जी आप ही बता दीजिए, अगर इतनी बड़ी जीत हो सकती है तो हम भी देश के नागरिक होने के नाते, देश का मतदाता होने के नाते हमारा ये हक बनता है कि समझे तो वो क्रोनोलॉजी क्या है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो मेथोडोलॉजी क्या है, समझा तो दीजिए। राजीव जी देखिए, झारखंड से भी कई सूचनाएं आ रही थी लगातार, अभी भी वहां पे ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से भी ऑफ द रिकॉर्ड कई सूचनाएं आ रही हैं कि काफी ज्यादा दबाव जो प्रशांत जी ने जिसके तरफ इशारा किया, सिस्टम ने कैसा रिस्पॉन्स किया। झारखंड के प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से दबाव डाला जा रहा था, लेकिन चूंकि वहां पे वो दबाव जो है कि वो काम नहीं किया, और एक बड़ा चीज की अंतराल काफी ज्यादा था राजीव जी। इसलिए मैंने कहा छोटी अंतराल के सीटों पर तो अभी भी बीजेपी वहां पे जीती हुई है, लेकिन बाकी जगहों पर अंतराल भी काफी ज्यादा था और वो प्रभाव भी नहीं डाल सके हैं। तो ये चीजें बिल्कुल सही आपने कही कि बाकी महाराष्ट्र में क्या घटनाक्रम हुआ है, वो कांग्रेस को, वहां के विपक्ष को बिल्कुल उसको लिखना चाहिए और चुनाव आयोग को भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो परिस्थितियां थी उससे ज्यादा बिगड़ी हुई परिस्थितियां विधानसभा चुनाव तक में आ गया था, और इस बीच में ऐसी कोई भी जादुई छड़ी किसी के पास नहीं दिखती है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कांग्रेस जो अभी प्रेम जी ने जो एक वाकया बताया, जो उसी प्रकार का एक वाकया हमने देखा, और हमारे पास तो बिल्कुल एक दूसरा ही विश्लेषण लेके जो है गोदी मीडिया के एडिटर साहब आ गए थे। सुबह 9 ही बजे थे राजीव जी, और उस समय प्रियंका गांधी पर हमला करना शुरू कर दिया, जहां पे बढ़त भी अभी स्पष्ट तौर पर सामने में नहीं आया था कि देखिए प्रियंका गांधी का मार्जिन तो राहुल गांधी से भी जो है कि बिल्कुल आधा है, प्रियंका को तो लोगों ने आते ही जो है कि अस्वीकार कर दिया, नकार दिया। देखिए प्रेम जी के कार्यक्रम में दूसरा ही चीज का हमला हो रहा था, मेरे कार्यक्रम में दूसरा ही चीज का हमला हो रहा था जी। हमने कहा भी कि आप यकीन मान लीजिए, कुछ घंटे रुक जाइए,
तमाम रिकॉर्ड टूटते हुए दिखेंगे। और जब रिकॉर्ड टूट रहा था तो वो इस मामले पर चर्चा में लाना ही नहीं चाह रहे, तो वो तो देखिए उनका दृष्टिकोण है। लेकिन ये आपने गंभीर सवाल पूछा कि उस दृष्टिकोण के भीतर देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर वो उसके दबाव में आ जाए, उसके मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाए, ये परिस्थितियां कहीं से भी उपयुक्त नहीं है कांग्रेस के लिए और विपक्षी गठबंधन के लिए। ये सही बात है कि पश्चिम बंगाल की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की गढ़ वाली सीटें, आरजीकर के मामले को जिस तरह से उठाया गया उसके बावजूद भी सवाल इस पे नहीं पूछे जाएंगे राजीव जी कि आरजीकर मामले का जांच तो सीबीआई जांच का मामला है। जब पश्चिम बंगाल पुलिस जांच कर रही थी तो 100 सवाल पूछ रहे थे, अब सीबीआई के ऊपर सवाल क्यों नहीं होना चाहिए कि सीबीआई ने उस जांच नतीजे को कहां पे पहुंचाया? केंद्र सरकार थोड़ा उसके ऊपर भी जानकारी दे दे, सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दे। तो देखिए जनता है, जनता सब समझती है राजीव जी। और ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, आपने जो हेडिंग भी दिया है कि एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी जो है कि जीती भी है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र जीत कर वो हारी है, वो बिल्कुल हर प्रकार से वो हारी हुई दिख रही है। और प्रधानमंत्री के संबोधन को देखिए ना, प्रधानमंत्री ने जो उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर उन्होंने खुद ही पढ़ दिया। वो कह रहे हैं कि देखिए इनके सहयोगी भी छोड़ के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो डूब जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का 20 नवंबर के कुछ वीडियो आप ही खोल के देख लीजिए कि किस प्रकार से आपके डबल इंजन में मतदाताओं को खुलेआम जो है कि महिला मतदाताओं को रिवॉल्वर चलाने की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। उत्तर प्रदेश में देखिए 20 नवंबर को जो उपचुनाव के दरमियान में जो घटनाएं घटी, और वो ऑन रिकॉर्ड है, इसीलिए मैं कह रहा हूं राजीव जी कि जो ऑन रिकॉर्ड हम लोगों के सामने में दृश्य है वो दिखाता है कि प्रशासनिक मशीनरी और पुलिस तंत्र का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक पे करती है। आप जो तमाम विरोधी मतदाता है उन्हें आने नहीं देते, अल्पसंख्यक वाले मोहल्ले में आप पूरा बैरिकेटिंग कर देते हैं, और जब चुनाव जीत जाइए कहिए कि अल्पसंख्यक मतदाताओं ने हमें वोट कर दिया। अरे आपने तुमको बूथ तक जाने ही नहीं दिया था। जब वो बूथ तक पहुंचे नहीं तो फिर आप जीत भी कैसे गए, फिर आप दावेदारी अल्पसंख्यक मतदाताओं के वोट के ऊपर भी दावेदारी कर दे रहे हैं। तो मैं एक ही लाइन में कहूंगा, झारखंड की जीत और महाराष्ट्र की हार और तमाम उपचुनावों को लेकर इसके विश्लेषण को करना है तो प्रशासन के माध्यम से किस प्रकार से अराजकता फैलाया जाता है चुनाव में, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण लोगों के सामने में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव है। मैं तो अखिलेश यादव को बधाई दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इतने जबरदस्त अराजकता के बावजूद भी अगर उन्होंने 2 सीटें जीती हैं तो वो किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले ट्रॉफी से कम नहीं है राजीव जी। आज अगर विपक्ष कहीं पे भी वो अपने अगर जीत दर्ज करे, भारतीय जनता पार्टी तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किए हुए, उनके लिए जीत दर्ज कराना आसान चीज है। विपक्ष उन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो उन्होंने परिणाम दिया है, इसके लिए देर से ही सही अभी भी कांग्रेस को और तमाम लोगों को बाहर आकर आना चाहिए और कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उत्सवी माहौल जरूर देश को दिखनी चाहिए राजीव जी। सबसे बड़ी चीज है कि प्रियंका गांधी अब सांसद बन गई हैं, सेलिब्रेशन तो बनता है क्या जयशंकर? बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कितना रिकॉर्ड बना है राजीव जी। कल प्रियंका गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए थी। और दूसरा सेलिब्रेशन इसलिए भी क्योंकि आपने एक नहीं कई बार अभी तक में मैं रिपीट कर दिया, आपने भाजपा को कई जगह पे रोका है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश और या हरियाणा की तरह आपने देख लिया कि हरियाणा में क्या हुआ है, आपको वो रास्ता पता है कि भाजपा कर क्या रही है। लेकिन आप जिस मेहनत के साथ जो जीत रहे हैं, वो कहते हैं ना, खुश होइए कि आप लखनऊ में हैं तो खुश होइए कि आप रांची में हैं, कह दीजिए। खुश होइए कि आप झारखंड में हैं, झारखंड आप जीत के आए हैं, खुशी क्यों नहीं मनाएंगे आप? और बम्पर जीत है आपकी, छोटी मोटी जीत नहीं है। जहां वहां पर बेटी ले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जैसे वहां पर भाषण दिए जा रहे हैं, नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, जहां घुसपैठी और क्या क्या नहीं और बटेंगे कटेंगे के नारे बुलंद किए जा रहे हों, जहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा हो, वहां पर वहां के समाज ने, वहां के लोगों ने अगर आपको जिताया है तो पहले इस चीज के आप सेकेंडरी आप जाइए वहां। जैसे हरियाणा के लिए आपने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाएंगे, वैसे ही आप इसमें भी बनाइए और काम कीजिए दोनों स्टेट पे। लेकिन जहां सेलिब्रेट करना चाहिए जयशंकर जी, वहां सेलिब्रेट तो कीजिए। आप मायूस क्यों हैं? कल भी मैं कह रहा था, लगभग 26-27 मिनट बोला हूं, और कल भी मैं यही कह रहा था कि जहां आपको, अब जब आप जाएंगे महाराष्ट्र पे तो आपको आंदोलन पे आना होगा, आपको सड़क पे आना होगा। राहुल गांधी जी सड़कों पे आए, हम सब ने देखा। राहुल गांधी ने यात्रा की, पैदल यात्रा साउथ से नॉर्थ तक,
ईस्ट से वेस्ट तक 2-2 यात्राएं की, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा की है। राहुल गांधी को पता है कि इस देश की नब्ज क्या है। सबसे मिले वो, लाखों लोगों से मुलाकात हुई है, उनकी पर्सनल मुलाकातें हुई हैं उन यात्राओं में, तो उनको पता है। उसके बाद फिर तकलीफ ये होती है, हम जैसे विश्लेषकों पत्रकारों को तकलीफ ये होती है कि ऐसे समय में आप नब्ज पकड़िए और सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कीजिए। आपके कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, दिखाई देते हैं, हम लोग जाते हैं सड़कों पे दिखते हैं और पैसे तो मिलते नहीं, वो अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। कई ऐसे हैं खाली जेब वो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी तो 5 सितारा होटल की तरह अपनी और हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई हुई है। बीजेपी से तुलना नहीं करना, तुलना मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती है, 10 साल से 11वां साल है राज कर रही है बीजेपी। नरेंद्र मोदी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। अब देखिए चुनाव खत्म हो गया, अब वो दिल्ली और बिहार में लग गए, चलेगा। तो वो हमेशा उनका मोड वही रहेगा। लेकिन कम से कम आपका जो मोड है उसमें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए थी राहुल गांधी की, मैं यही कह रहा था जी। यकीनन करनी चाहिए थी। वो महाराष्ट्र के जो हार हुई है वो किन कारणों से हुई है वो विवाद का विषय है। और मतलब हम लोग भी चुनाव कवर कर रहे हैं और चुनाव में सक्रियता से भी भाग लेते रहे हैं। 1971-74 से तो सक्रिय ही रहे हैं जी। लेकिन ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं। मतलब एक चुनाव देखा था वो 1984 का था, लेकिन वो एक सहानुभूति अलग ढंग की थी, राजीव गांधी के पक्ष में थी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद वो एक अलग मामला था, उसमें बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए थे। लेकिन इसके बारे में तो सब समझ रहे थे। मतलब महाराष्ट्र के बारे में तो चाहे जिससे भी बात करें, चाहे हम लोग बात करते थे, आरएसएस के लोगों से भी बात करते थे या भाजपा के लोगों से भी बात कर रहे थे, तो कुछ लोग कहते थे कि नेक टू नेक है, तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं हम लोग बहुत नीचे चल रहे हैं, वो महाविकास आघाड़ी आगे जा रही है। बिल्कुल। लेकिन अचानक क्या हो गया, इसके कारणों की समीक्षा तो होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। बल्कि जैसे प्रशांत कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कि कांग्रेस अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजे और कुछ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे डीआर वगैरह हैं, तो इस तरह की संस्थाओं से भी मदद लेकर के उनको भी इन्वॉल्व करके कि भाई आप करिए इसको, जरा हमको समझाइए क्या रीजन हो सकता है। और कुछ जो प्रमाण उभर करके आए उसको इस पर एक श्वेत पत्र महाराष्ट्र के मामले में बनता है, कैसे कैसे चुनाव लड़ा गया, कैसे जीता गया। क्योंकि एक आम आदमी के भी मन मस्तिष्क में यह बात नहीं घुस सकती है कि उसी राज्य की लोकसभा की सीट आप हार जा रहे हैं और उसी राज्य में जो विधानसभा का जनादेश आपके पक्ष में जा रहा है। अच्छा, अगर मान लो ये भी है तो मोदी जी के लिए तो ज्यादा चिंता की बात होनी चाहिए कि मोदी जी की जो तथाकथित उपलब्धियां हैं, जो 10-11 साल का उनका जो शासन है, उसको न सिर्फ केरल के लोगों ने बल्कि पंजाब महाराष्ट्र के लोगों ने भी खारिज कर दिया। दोनों सीटें लोकसभा की आप हार गए। माने आपके नेतृत्व में तो लोगों की निष्ठा नहीं रही, आपके खिलाफ जनादेश गया। विधानसभा के कारण जो भी होंगे उस पर विचार करने की जरूरत है, वो करेंगे ही, लोग करेंगे जी। लेकिन दूसरा यह है कि देखिए ये बात सही आपने कही है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को टूटने नहीं देना चाहिए। उनमें नहीं, देखिए झारखंड की जो जीत हुई है वो मामूली जीत नहीं है। और जिस प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं, मतलब भारत के इतिहास में ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री कभी हुआ नहीं और उससे बेशर्म चुनाव आयोग भी कभी नहीं हुआ। आप सोचिए कि जो आदमी लोकसभा के चुनाव में कह रहा है कि ये लोग राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगवा देंगे, अगर ये लोग जीत के आएंगे तो राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगवा देंगे, ये लोग आपका जो पुरखों की जमा पूंजी है उसको लूट करके उनको दे देंगे जो 8 बच्चे पैदा करते हैं, ये लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। एक बार भी चुनाव आयोग ने इस पर ये नहीं लिया, कॉग्निजेंस नहीं लिया, एक बार भी नहीं कहा कि भाई प्रधानमंत्री होकर के आप इस ढंग की भाषा बोल रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री आप किसी एक समुदाय के हैं क्या? उसी को आगे बढ़ाते हुए इस आदमी ने इस बार झारखंड में जाकर के, मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से कहा हो तो सोच के रूह कांप जाती है कि आपकी बेटियों का उनको छीन ले जाएंगे। छीन रहे हैं, छीन रहे हैं, छीन रहे हैं, आपकी रोटी छीन रहे हैं, आपकी बेटी छीन रहे हैं। हाँ,
तो ये बात कह रहे हैं और वो उस पे चुनाव आयोग जरा सा भी हिलडुल नहीं रहा है, उसके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है कि भाई कोई प्रधानमंत्री, भाई मतलब हम लोग राजनीति पे भाषण भी करते रहे हैं, चुनाव भी लड़ते रहे हैं, लड़ाते भी रहे हैं, चुनाव कवर भी करते रहे हैं, मतलब इस तरह का भाषण जो है गली छाप मोहल्ले वाले लोग भी नहीं बोलते थे। मतलब हम तो इलाहाबाद में रहते थे, वहाँ हिंदू महासभा के माना गुरु जैसे लोग भी होते थे जिनके भाषण बहुत ही कटुतापूर्ण होते थे, लेकिन इस तरह का भाषण वो लोग भी नहीं करते थे। हालत ये हो गई इस तरह की बातें सोच करके कि इस देश का प्रधानमंत्री इस ढंग की भाषा बोले। और कल जो है शाम को जिस तरह से उन्होंने वहां भाषण किया, कहा कि साहब एक है तो नेक है, सेफ है, वो नारा चला। तो क्या बात कर रहे हैं आप भाई? वो नारा चला तो केरल कैसे हार गए आप? वो नारा चला तो कर्नाटका कैसे हार गए आप? वो नारा चला तो बगल में पंजाब है, हरियाणा के बगल में है पंजाब, पंजाब कैसे हार गए? पंजाब में हर सीट पे आपकी जमानत जब्त होते होते रही है, कई सीटों पे जब्त हो गई है, और 4 सीटें थी तो एक तो कांग्रेस को मिल गई, 3 आदमी को, और तीसरे नंबर। जी एक और मजेदार दिखाता हूं, उनकी सरकार है मेघालय में, मेघालय में सरकार में है ना, जरा ले आइए, जरा मेघालय वाली लिस्ट जरा दिखा दीजिए, मेघालय में कितने कितने वोट पड़े हैं, जरा ले आइए स्क्रीन पे, जरा मेघालय जरा देख लीजिए। एनपीपी जीत गया, एनपीपी जीत गया, ये हार गए बुरी तरह से, हारे, जमानत जब्त है, जमानत जब्त हो गई। आप आश्चर्यचकित होंगे 712 वोट मिले हैं मात्र। हाँ 712 वोट मिले हैं। ये कोनराड संगमा को ये दे रहे थे। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, इधर नीचे दिखाई दे रहे हैं ये, जरा स्क्रीन पे इसको, ये जरूरी है, ये बीजेपी के लोगों को दिखाना चाहिए या कांग्रेस के लोगों को भी देखना चाहिए। 710 वोट देखिए, बेनराड एंड मारक ये 710 वोट, ये एनपीपी 12,000, ये 4,594 वोट से ये जीती हैं। मैडम मेहताब चांदी ये जीती हैं, लेकिन ये देखिए ये लॉस्ट भारतीय जनता पार्टी 710 वोट। और एक मजेदार है, इसके बाद आइए सेकंड नंबर पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये टीएमसी है, और उसके आगे बढ़िए तो ये कांग्रेस पार्टी है। ये दोनों अगर साथ में लड़ते, देखिए 8,084 वोट टीएमसी को और 7,695 वोट कांग्रेस को, ये दोनों साथ में लड़ते तो इधर देखिए 12,000 जो वोट लेके एनपीपी आई है ये हार जाती और इनमें से कोई भी एक जीतता। ये तो खैर कांग्रेस और टीएमसी को देखना होगा, लेकिन ये मजेदार है, यही मैं बता रहा था। जो जयशंकर जी को स्क्रीन पे ले आइए तमाम साथियों को। लेकिन जयशंकर जी यहाँ पे ये इसलिए दिखा रहा था मैं, ये क्या है, ये बताना वही कह रहा हूं मैं कि वो मेघालय में हारे, बंगाल में हर सीट पे वो तीसरे चौथे नंबर पे रहे जी, पंजाब में जो बताया मैंने तीसरे नंबर पे रहे, क्योंकि वहां अकाली दल अगर लड़ गया होता, इस बार उपचुनाव नहीं लड़ा था अकाली दल ने, तो ये चौथे पांचवें नंबर पे चले जाते, लेकिन वो दुर्गति हुई इनकी है। तो 6-7 राज्यों की जनता ने आपको पूरी तरह से खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश जो इतने प्रचंड बहुमत से जीत करके आए थे आप विधानसभा के चुनाव में, और उसका हाल ये रहा कि मतलब एक आपका सिटिंग मंत्री, निवर्तमान मंत्री रामनिवास रावत जो है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया और माधव सिंधिया के बहुत खास होते थे, और अभी शायद नरेंद्र सिंह तोमर जी के खास हैं जो उनको पार्टी में लेकर गए थे, तो वो चुनाव हार गए। तो इसका मतलब जनादेश तो आपके खिलाफ है, आपकी सरकार है वहां पे, फिर भी आप एक सीट हार गए और दूसरी सीट हारते हारते बचे। बुधनी तो हम लोग कई बार, हम लोग भी टीवी चैनल पर थे तो लगता था यार क्या हो रहा है, मतलब शिवराज सिंह की इतनी परंपरागत सीट जहां वो 80,000, 90,000, 1 लाख वोट से जीतते थे चुनाव, और वहां वो पीछे चल रहे हैं, उनका उम्मीदवार पीछे चल रहा है। तो ये भी है एक चीज। लेकिन राजीव जी इसके साथ है, मतलब एक तो यह है कि ठीक है, एक तो हार के कारणों का पता करिए, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के जितना तथ्य सामने आए, तथ्यों के साथ सामने आइए, जनता जनार्दन के सामने आइए, महाराष्ट्र के लोगों के बीच में जाइए और कहिए कि देखिए हम तो लड़ेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जो जिन मुद्दों को मैं बहुत खुश हुआ, मतलब जो शरद पवार जैसे बुजुर्ग आदमी जो इस हालत में, भाई इससे बड़ी चोट तो हमको लगता है उनके पूरे राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं पड़ी होगी कि 10 सीटों पे सिमट के रह गया वो मराठा सरदार जी। तो एक तो ये है कि उसके हिसाब से एक बार मिल करके जो आपका जो महाविकास अघाड़ी है, मैं कहता हूं बार बार, देखिए महाविकास अघाड़ी को इंडिया अलायंस बनाना पड़ेगा। पहले भी कह रहा था मैं, चुनाव से पहले भी कह रहा था मैं कि वहां इंडिया अलायंस क्यों नहीं दिख रहा है, समाजवादी पार्टी को आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, जो लगातार जिसके पास 2 सीटें जीत रही हैं, कभी कभी 4 सीटें भी थी उनके पास, उनको आप 5 सीट भी नहीं दे सकते थे, उसको साथ में नहीं रखे, अब आपके साथ हैं वो।
तो इंडिया अलायंस आपको दिखाना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे पश्चिम बंगाल है या मेघालय है, जैसे आपने कहा ना कि भाई टीएमसी और कांग्रेस अगर मिलकर लड़े होते, तो कांग्रेस को भी ये तय करना होगा कि हमको इंडिया अलायंस को बनाकर रखना होगा। तो जितने क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मिलकर के अपनी राजनीति करनी होगी, और नहीं करनी होगी तो फिर घर में बैठ कर, दिल्ली में बैठ करके नहीं चलना होगा। अगर आप उनके खिलाफ भी लड़ना है तो आप जाइए फील्ड में, करिए अपना काम, तो वो तो कुछ करेंगे नहीं। तो वो बहुत जरूरी काम है, उसके लिए चाहे वो जैसे भी हो। और फिर कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण होना चाहिए कि साहब देखो, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। झारखंड में इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई है हमारी, और इसके बावजूद हुई कि वहां ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रशासन और चुनाव आयोग कह दिया होगा कि नहीं जी हेमंत जी बहुत अच्छे आदमी हैं, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, चलिए आप ही जीत के आ जाइए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। उन्होंने सारे प्रयास, सारे षड्यंत्र वहां पर भी किए होंगे, लेकिन आप उस बात को सोचिए कि जो आदिवासियों ने इस बात का इतना बुरा माना नरेंद्र मोदी की बात का, संथाल परगना के लोगों ने, कि साहब कह रहा है कि हम अपनी बेटी बेच देते हैं, हमारी बेटी लोग लेके जाते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री। तो ये असर पड़ा। जैसे अभी राहुल कह रहे थे ना, संथाल परगना की 18 में से सिर्फ 1 सीट मिली है बीजेपी को, सारी सीटें गई हैं गठबंधन को जो गई हैं, इनके जो इंडिया अलायंस के लोगों को गई हैं। कोल्हान के इलाके में चंपई सोरेन किसी तरह से अपनी सीट रोते हुए बचा पाए, उनका बेटा हार गया, बेटा हार गया। और भाजपा ने जो वहां अनैतिक कार्य किए, मतलब सोरेन परिवार में भी डकैती की। मतलब सीता सोरेन जो हेमंत की भाभी थी, उनको अपनी पार्टी में ले लिया, वो भी बेचारी हार गई, वो भी चुनाव हार गई। तो ये सारा हुआ, मतलब सीता गीता मीरा सब हार गई हैं। सीता गीता मीरा सब हार गई हैं। तो ये सारी चीजें रही। तो अब इसको आप उसके उस रूप में लीजिए कि भाई ठीक है, हमको एक बहुत बड़ा झारखंड के लोगों ने एक संबल दिया, सहारा दिया है, और इस जनादेश को लेकर के चाहे और भी राज्य हैं, पहली बात तो यह है कि आपको एक बार फिर से नए ढंग से इंडिया अलायंस को पुनर्जीवित करना चाहिए। इंडिया अलायंस के लोगों की एक बैठक करनी चाहिए, और उसमें महाराष्ट्र के, पहले तो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी है, उसमें अगर समाजवादी पार्टी शामिल होती है तो ठीक है, तो उनके साथ बैठ करके कारणों पे, उनके चूंकि उनकी भी अपनी टीम है, उनके भी उम्मीदवार हैं, उनकी भी अपने संगठन इकाइयां हैं, तो उन लोगों से भी राय मशवरा करें कि भाई हाँ, एक साथ बैठ करके कि अब हमको भविष्य में कैसे लड़ना है। लड़ना तो है, सड़क पर भी लड़ना है, अदालत में भी लड़ना है, चुनाव आयोग के सामने भी लड़ना है, चुनाव आयोग के खिलाफ भी लड़ना है। तो एक तो यह है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ राजीव जी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी, जैसे भी राहुल कह रहे थे, अद्भुत हुआ, ऐसा चुनाव आज तक कभी नहीं हुआ। कुंदरकी में जहां पे 65 से 70% माइनॉरिटीज के वोट हैं, और वहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 10,000 वोट मिल रहा है, जमानत जब्त हो जा रही है। मतलब ये कहा जा रहा है, वहां पे तमाम तरह की बातें कही जा रही है कि अरे साहब वहां जो कन्वर्टेड राजपूत थे उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, तो वहां वो जालीदार टोपी लगा करके बीजेपी के उम्मीदवार थे रामवीर सिंह, उनके घरों में जाते थे, सेवा करते थे। सब कुछ के बावजूद, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? आज जो वहां से खबरें आ रही हैं कि साहब 70-80% लोगों के वोट पोल हो गए, लेकिन उनकी उंगलियों पे स्याही नहीं लगे हैं, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, लेकिन उनके वोट पोल हो गए हैं। उनके वोट किसने पोल किया, कैसे वोट पोल किया? और ये लोग जब जा रहे थे लखनऊ अखिलेश यादव से शिकायत करने के लिए, बताने के लिए कि देखिए हमारी हाथ में उंगली में कहीं निशान नहीं है और हमारे वोट पोल हुए हैं, तो सीतापुर में रोक करके उनको हिरासत में रखा गया। बाद में पता नहीं अभी छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया है। और अगर ठीक है, अगर आप कहते हैं कि साहब कुदरकी में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इसका मतलब कि आपका वोट कटेंगे बटेंगे वाला मामला तो नहीं रहा था, मुसलमान तो आपको वोट दे रहा है जी। उसका सिला क्या दिया आपने? आज संभल में, बगल के संभल में गोलियां चलवाई, 3 लोग मारे गए जी। जो जामा मस्जिद वहां की है, जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पे आप जा रहे थे जबरदस्ती, अभी चुनाव के पहले गए, लोगों ने विरोध किया तो भाई रुक जाते, हाईकोर्ट और कोर्ट में देखने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन गए, गोलियां बरसाई, पत्थरबाजी भी, विरोध तो करेंगे लोग, जाहिर सी बात है कि अगर उन पर कुछ आप इस तरह से करेंगे। हालांकि मेरा कहना है कि विरोध होना चाहिए, अहिंसक विरोध होना चाहिए, पत्थरबाजी इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह भी नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन आपके हाथ में बंदूकें हैं, आपके हाथ में रिवॉल्वर्स हैं, आप गोलियां चला रहे हैं, एसएसपी खुद लेकर के जाके गलियों में दौड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो उसका सिला तो इन लोगों ने इस रूप में दिया है। और 7 सीट आप जीते हैं, उसमें भी 2 सीटें तो बहुत मामूली अंतर से, मतलब मझौआ है या फूलपुर की सीट है, वो कोई बहुत बड़ी जीत आपकी नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने थोड़ा सा और वहां जोर लगाया होता, फोकस किया होता,
तो शायद वो सीटें भी ये लोग हार जाते, हार ही रहे थे लगातार, वो वहां पर भी इनको लीड मिल रही थी लगातार, ऐसा लग रहा था। हम लोग भी सोच रहे थे कि 5 और 4 का होगा, 5 समाजवादी पार्टी, 4 जीतेगी भाजपा, लेकिन उसको आपने 2 पर सिमटा दिया। तो अखिलेश यादव भी निराश नहीं है, वो भी लड़ने के मूड में पूरी तरह से है कि भाई हम इसको लड़ेंगे, हम सर्वे कराएंगे, पता करेंगे। मैं कहूंगा उन लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से भी, कि कुंदरकी का जाकर के सर्वे कराएं और चुनाव आयोग को चुनौती दें कि भाई चलो किसी एक गांव को चुन लो, उस गांव के मतदाताओं में देखो कि कितना मतदान हुआ है और वहां के कितने लोगों के हाथों में उंगलियों पे स्याही का निशान है, इसी से पता लग जाएगा भाई उतना वोट कहां से आया, कहां से। पोलिंग 55-56% की पोलिंग में आप 1 लाख से वोट जीत रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लेकिन यह है। तो मेरा कहना राजीव जी यही है कि कांग्रेस के लोगों को लीड लेना चाहिए, इंडिया अलायंस को फिर से नए सिरे से सक्रिय करना चाहिए। मेरे ख्याल से कल वो सक्रियता पार्लियामेंट में दिखाई देगी अडानी के मसले को लेकर के या मणिपुर के मसले को लेकर के। मुझे लगता है कि संसद के दोनों सदनों में इंडिया अलायंस दिखेगा, लेकिन इस इंडिया अलायंस को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दे करके भविष्य की राजनीति को तय करना होगा, और क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के रहना है या लड़के के रहना है, ये कांग्रेस के लोगों को तय करना होगा। मुझे लगता है कि अगर मिलकर के रहेंगे और मिलकर के चुनौती देंगे तभी भाजपा को आप शिकस्त दे पाएंगे। अकेले आज किसी दल के पास ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे आप देखिए बंगाल में हालत क्या रही, कांग्रेस की भी बहुत अच्छी नहीं रही वहां पे। बंगाल में भी आप अलग से लड़े हैं सब कुछ, लेकिन तीसरे चौथे नंबर पे ही रहे वहां, और बहुत ही मतलब 2000-3000 वोट मिले हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों को। तो इस पर भी गौर करना होगा कांग्रेस के नेतृत्व को। तो ये सारी चीजें हैं कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए, और भाजपा जिस तरह से अपनी रणनीति बदलती जा रही है, कभी वो पुलिस का इस्तेमाल कर लेती है, कभी प्रशासन का कर लेती है, कभी चुनाव आयोग का कर लेती है, तो उसको भांपते हुए आपको अपनी पूरी की पूरी तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां होनी चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए। और उपचुनाव बहुत कुछ दिखाते हैं। उपचुनाव में एक फिगर वहाँ का भी है। गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, आपको याद होगा। गुजरात में भी, गुजरात की एक सीट, वहां भी कांग्रेस आगे चल रही थी और मात्र 2000 वोटों से हारी है। जयशंकर जी की आवाज बढ़ाओ। वहां तो 3 राउंड बचे थे, उस समय तक कांग्रेस का उम्मीदवार, विवा क्षेत्र है, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार 14000 वोट से लीड कर रहा था। बिल्कुल। जब दूसरे 2 राउंड बच गए तो 13000 से लीड कर रहा था। उसके बाद अचानक ऐसा पलटा खाया कि मतलब वो 14000 तो उल्टा हो गया उलट गया। मतलब उसको पहले तो भरपाई कर दी लोगों ने और उसमें फिर 2000 से उसको हरा दिया। इसी तरह से जो महाराष्ट्र में, बंबई में भी जो हुआ है, वो स्वरा भास्कर का जो हस्बैंड है, पति हैं फहाद, तो वो भी जीतते जीतते मतलब लगातार जीत रहा था वो आदमी, और अंतिम राउंड में उनको हरा दिया। तो ये सब चीजें तो खैर हुई है, ऐसी बहुत ऐसी कहानियां हैं, बहुत ऐसी कहानियां। जी, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे और उदाहरण, एक एग्जाम्पल और देखिए। नांदेड़ में कांग्रेस जीती है। नांदेड़ में 6 विधानसभा हैं, सीटें हैं, 6 के 6 कांग्रेस हार गई। लोकसभा जीत गई और 6 के 6 विधानसभा हार गई। वाह, अब क्या कहें, ताली बजाएं और क्या कह सकते हैं। नांदेड़ लोकसभा जीतती है कांग्रेस, और नांदेड़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस हार जाती है। वाह, ये वहां की जनता का मूड है, जनता का मूड है या कुछ और, किसी और का मूड है, वो आप राजीव कुमार जी बताएंगे। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा जल्दी से आना चाहता हूं। हम लोग बहुत गंभीर चर्चा, और देखिए 8:17 एक ही राउंड अभी हुआ है। अमलेंदु जी, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे चर्चा। अगर महाराष्ट्र की हम करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे, और उन चीज़ों को हम ही फैक्ट फाइंडिंग, हम ही कई सारे फैक्ट ला के रख देंगे। लेकिन ये ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के तमाम नेता इस पर काम करें, और क्योंकि उनके पास जो मशीनरी है वो हमारे पास नहीं हो सकती। उनके पास सब कुछ है, धन बल है, सब है, तो वो कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हम तो सिर्फ सूचनाओं का, कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले लोग हैं। उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? विश्लेषण करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसी से 2 पैसे कमाते हैं, खाते हैं, घर चलाते हैं। यही हम लोगों का, और तो कोई देता नहीं, हमारे पास कोई आता नहीं है देने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा हम मुंह भी नहीं खोलते। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना ज़रूरी है कि अलग अलग राज्यों के, आज मैं ऐसे ही सुबह देखकर विश्लेषण कर रहा था, इसलिए ये कार्यक्रम कर रहा हूँ
जब विश्लेषण कर रहा था उसमें गुजरात छूट रहा था। गुजरात जहां बीजेपी शासित राज्य है। छत्तीसगढ़ में जाइए, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल था। रायपुर में एक सीट, वहां भी यही हालत थी। मध्य प्रदेश, ये सब वो राज्य बता रहा हूं जहां बीजेपी की सरकार है। मेघालय, एनपीपी को आपने समर्थन दिया है और एनपीपी ने आपसे समर्थन यहां मणिपुर में ले लिया आपके कर्मों के कारण। इन सब राज्यों का हाल देखिए। कर्नाटक, केरल, इन सब को आपने देख लिया। इसके बाद जश्न क्यों नहीं मनाना चाहिए इंडिया गठबंधन को? दिल्ली में सेलिब्रेशन हो, हम तो यही कहते हैं। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, सेलिब्रेशन होना चाहिए और चुनाव आयोग को हल्ला भी होना चाहिए। दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। जाके चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने सेलिब्रेशन करे ना, चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने वही होना चाहिए। और बिल्कुल राजीव जी, चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने होना चाहिए और राजीव कुमार की माला पे फोटो डालकर जो है वो प्रदर्शन भी होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए कि राजीव कुमार, तुम्हारे सारे कामों के बावजूद हम झारखंड जीत गए हैं और तमाम उपचुनाव हम जीते हैं और कई जगह भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। क्योंकि राजीव जी, जो महाराष्ट्र में किया गया, ऐसा नहीं है कि वो झारखंड में नहीं किया गया। जिस दिन आप और प्रशांत जी झारखंड में थे राजीव जी, उसी दिन तो अपहरण हुआ था उनके प्रस्तावक का, हेमंत सोरेन के, जो आरोप लगा कि अपहरण हुआ है। और फिर वो हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि 2 आईपीएस अफसर और चुनाव आयोग का जो वहां सबसे बड़ा अधिकारी है वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो सब कुछ तो किया गया था और आखिरी समय में वो जो प्रस्तावक थे वो बीजेपी में शामिल भी हो गए थे। तो क्या नहीं किया झारखंड में भी? तो सारा करने के बावजूद अगर झारखंड आप जीत के आ रहे हैं और थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीत के आ रहे हैं, बीजेपी को और नीचे पहुंचा दे रहे हैं जहां पहले थी, तो राजीव जी सेलिब्रेशन तो बनता है। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात राजीव जी सेलिब्रेशन की ये है कि मोदी जी बेटियां तो झारखंड में ही उठवा रहे थे ना, तो वहां हारे हैं। जहां मोदी जी बेटियां उठवा रहे थे वहां हारे हैं। तो मोदी जी का नारा तो झारखंड में फेल हुआ है। तो इसलिए सेलिब्रेशन निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन समस्या राजीव जी ये कांग्रेस के साथ भी कि कांग्रेस के जो है वो भी एनजीओ बन जाती है और एनजीओ के लोगों से संपर्क रखी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी, ये धर्म मत भूलिए। कभी पत्रकारिता करने लगते हैं, कभी एनजीओ बन जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बने रहिए और पॉलिटिकल काम करते रहिए, तो सेलिब्रेशन भी करेंगे। आखिर राजीव जी क्या है कि 2018 में जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है, वाराणसी में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है कि पुल बनता हुआ गिर जाता है, उसमें 20 लोग दब के मर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भी जाकर जश्न मनाते हैं बीजेपी के कार्यालय में, जबकि भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही होती। और आप जहां जीत रहे हैं, आप वहां आकर रो रहे हैं कि भाई आप महाराष्ट्र की बहुत चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत सी चीजें अपने विरोधियों से भी सीखी जाती है राजीव जी, और राजनीति में सीखा जाता है। विरोधियों से भी सीखा जाता है, मित्रों से भी सीखा जाता है, बहुत से लोगों से सीखा जाता है, छोटे छोटे आदमी से भी सीखा जाता है। तो मोदी जी से यही सीख लीजिए कि जश्न कैसे मनाया जाता है। अरे हो गया, उड़ीसा में रेल दुर्घटना हो गई, लेकिन मोदी जी अपनी सेल्फी ले रहे हैं, कर रहे हैं। 300 लोग मर जाते हैं, मर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की सेल्फी तो चल रही है। तो ऐसी चीजें मोदी जी से सीखने की आवश्यकता है राजीव जी। और एक ज्यादा और मनाना चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश, जहां आपकी लाडली बहना आप बता रहे थे, बुधनी सीट भी आप हार जाते, अगर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा ना किया होता, वो भी हार रहे थे आप जी। समाजवादी पार्टी ने बुधनी में अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, इंडिया गठबंधन रहा भी नहीं रहा। इसी तरीके से 21 प्रत्याशी खड़े किए समाजवादी पार्टी ने, झारखंड में भी खड़े किए थे। तो वो एक अलग का मसला हो जाता है। लेकिन जीतने के आपके पास 100 हैं और वास्तव में आपको जीतना है। और जीत इस बात की बनाई है कि इतने सब करने के बाद भी महाराष्ट्र में आप अभी तक अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी इतनी आ गई थी, मेजोरिटी आ गई है और आज 24 तारीख हो गई राजीव जी, अभी तक मुझे तो सूचना नहीं है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया हो। तो क्या 26 तारीख को राष्ट्रपति शासन लग जाएगा महाराष्ट्र में? अभी भी इतना जीतने के बाद भी तो खुशी मनाइए। दूसरा, जो शरद पवार इस तरीके से कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर शरद पवार जो बात कह रहे हैं वो उसी तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से भी आनी चाहिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल सबसे बड़ी बात है। दूसरा राजीव जी, आपने बात कही कि सब ये फैक्ट फाइंडिंग करें और अपने लोगों को करें। देखिए, ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो बहुत पैसा लोग खर्च कर लग जाते हैं चुनाव से पहले कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमको मुख्यमंत्री बनना है। और मीडिया पे खूब पैसा खर्च किया गया मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस की तरफ से। ऐसा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो जहां होना चाहिए, आपको जो फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जो चीजें होनी चाहिए, तो ध्यान उसकी तरफ देना चाहिए। मुख्यमंत्री तो सरकार बन जाती है तो बन ही जाता कोई ना कोई।
तो बहुत सारी चीजें उनकी अपनी अंदरूनी चीजें, मुझे लगता है कि उनका जो इकोसिस्टम है, जो उनका सब मैनेजमेंट देखते हैं, वो सब लोग करेंगे अपना, हम उनको कोई सलाह देने वाले नहीं है। लेकिन एक चर्चा छिड़ी तो इसलिए बात मैं कह रहा हूं। लेकिन कुल मिलाकर राजीव जी बहुत सारे कारण हैं कि कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को, दोनों को मिलकर एक जश्न बिल्कुल बनाना चाहिए कि हम जीते हैं। झारखंड आपके मुंह से निकालकर हम लाए हैं। आपके वहां 5 पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, एक वर्तमान मुख्यमंत्री वहां, एक पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सब वहां डेरा डाले रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर वहां बेटियां उठवाने की बात कहनी पड़ी। ये सारे करने के बावजूद आप झारखंड ना सिर्फ हारे हैं, बुरी तरीके से हारे हैं। और स्टेक तो वहां अडानी का भी लगा था, अडानी भी वहां हारे हैं राजीव जी। बिल्कुल, तो इसकी जश्न बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे। अदानी भी हारे हैं और गोड्डा में जो उनका पावर प्लांट है, और गोड्डा से निशिकांत दुबे अपने एरिया के कितनी सीट हरवा दिए, जरा पता कीजिए। हमारे राहुल लाल जी बताएंगे। राहुल लाल जी, पता है आपको? राजीव जी, कम से कम उनके कारण से बीजेपी के लोग मानते हैं। उनके एरिया में तो जो जहां से वो सांसद है वहां से तो लगभग अधिकांश सीटें हारी गई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि कम से कम निशिकांत दुबे के कारण से 15 सीटों का नुकसान सीधे सीधे हुआ है। देवघर जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी का काफी परंपरागत जगह था, वहां पे भी जो है कि उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो वो, जबकि देखिए बीजेपी के तमाम लोग बाबा वैद्यनाथ धाम जो है कि वो दर्शन करने के लिए जाया करते थे जी। संथाल परगना में टोटल मैंने ये बोला था कि 18 में से 11 सीटें जीती। तो वो एक जिले में जो है कि उनकी 7 बची है, बाकी अधिकांश जिले में छिटपुट जो है वो एकाध सीट जो है वो किसी से तरह से जीत पाया। और कोल्हान में तो पूरी तरह से अगर उनको देखें तो उनको छोड़ के पूरी सफाई हो गई है राजीव जी। तो इसलिए झारखंड को मैं इसलिए कह रहा हूं, काफी जबरदस्त ये जी, कि जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते थे, 90 का दशक, 90 का चुनाव, 95 का चुनाव, उसमें लालू यादव ने 2/3 बहुमत जो है कि वो जुटाई थी। लेकिन उस समय भी ये प्रदर्शन नहीं था झारखंड के क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी 1995 के विधानसभा चुनाव से भी अगर तुलना करें इस क्षेत्र का प्रदर्शन से, तो बीजेपी अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर आई हुई है झारखंड में इस समय। तो सोच के देखिए कि कितने वर्षों का रिकॉर्ड बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है केवल और केवल झारखंड में। इसलिए जो आपका मुद्दा है कि जश्न मननी चाहिए, और जश्न बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी किस तरह से जीते हैं, हारते हुए जीते हैं। उनके जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, मास्टर स्ट्रोक, जो गोदी मीडिया ने हमें लग रहा है 1 आध महीना तक मास्टर स्ट्रोक कहानी चलाई थी चंपई सोरेन को लेकर राजीव जी, कि चंपई सोरेन, अगर हम लोग लगातार यहां पे विश्लेषण में कहते थे कि चंपई सोरेन के आने से कोई भी लाभ नहीं होना है, और वो चीजें दिखी कि चंपई सोरेन किसी तरह से अपनी इज्जत बचा पाए, बाकी वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी देने में विफल रहे। तो ये तो पूरी परिस्थिति है। अडानी जी को हमें लग रहा है कि कल से जब चुनाव परिणाम आया होगा तो अडानी जी की तो नींदें हराम हो गई होंगी, क्योंकि उन्होंने देखिए झारखंड के मामले में काफी ज्यादा हस्तक्षेप उनके हुए रहते हैं। उनके बहुत सारे हित जो है कि वो झारखंड में जुड़े हुए हैं राजीव जी, सीधे सीधे। केवल पावर प्लांट का ही मामला नहीं, उनके कई बड़े जो है कि महत्वाकांक्षी जो उनकी सपने थे, अभी वो धरातल पे वो अवतरित नहीं हो रहे हैं, और उसको वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को। बीजेपी आती तो वो बहुत तरह के अलग अलग चीजों में और ज्यादा जो है वो हाथ डालते। तो इसलिए जो चीजों को समझाया गया, जिस तरह से चीजों को रखा गया, और ये चुनाव जिस तरह से अडानी बनाम आम लोग हो गए थे, यहाँ पे मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि झारखंड की जनता ने, और वहां पे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो पूरी लड़ाई लड़ी गई, एक एक कार्यकर्ता उन सबों ने लड़ाई महाराष्ट्र में भी लड़ी है, और यहाँ पे भी बहुत मजबूत लड़ाई लड़के इस लड़ाई को जीता है राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी क्या कहेंगे, कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? महाराष्ट्र की बात करता हूँ। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस आप कर रहे हैं, हम तो महाराष्ट्र में थे, झारखंड में भी थे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता लेवल पे, इस बात को भी यहाँ कई बार कहा, कार्यकर्ता लेवल पे कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं थी। हम तमाम शहरों में गए, अलग अलग होटलों में ठहरे, छोटे बड़े तमाम होटलों में ठहरे। हमको हर होटल में कांग्रेस के लोग मिले, राजस्थान से आए हुए, उत्तर प्रदेश से आए हुए, मध्य प्रदेश से आए हुए लोग मिले। ऐसे लोग मिले कांग्रेस में के वहाँ पे जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, उनको चुनाव लड़ना आता, जीतना आता। तो कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी वहाँ पे महाराष्ट्र में। तो
तो लेकिन 90% का स्ट्राइक रेट, इसकी कोई भी पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है। जो अभी ये जो दूसरी चीज ये कि अब आगे क्या करना चाहिए। आगे देखिए, जब तक आप चुनाव आयोग के ऊपर लगातार दबाव नहीं बनाएंगे, जब तक आप फैक्ट फाइंडिंग नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर बहुत अग्रेसिव नहीं होंगे, कांग्रेस को बीजेपी बनने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को मोदी बनने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं को भी मोदी बनने की गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक उनका वो चलेगा नहीं। लेकिन दूसरी चीज एक और है कि जो अजीत पवार और पंकजा मुंडे ने ये कहा कि बटेंगे कटेंगे नारा यहाँ पे नुकसान करेगा, उनको भी जानकारी नहीं थी कि कारीगरी क्या हो रही है जी, क्या सिस्टम लगाया जा रहा है। अगर उनको इस बात की जानकारी होती तो वो नहीं कहते। वो पॉलिटिकल सेंस की बात कर रहे थे, और पॉलिटिकल सेंस वही था जो हम लोगों को दिख रहा था। तो महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव, दोनों चुनाव एक जैसे चुनाव हुए हैं और एक जैसी टेक्निक्स अपनाई गई वहां पे। अब इसकी जांच का विषय है कि ये कैसे हो और इसको कैसे रोका जाए। इस पे अध्ययन होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए कि हुआ क्या है वहां पे। दूसरी बात, एक आखिरी बात, कि मीडिया के ऊपर मैं कई बार कांग्रेस के लोगों का और राहुल गांधी का सुनता हूँ कि वो मीडिया को कहते हैं कि मीडिया उनका साथ नहीं देता। कौन सा मीडिया साथ नहीं देता भाई? एक ही प्रकार का मीडिया है ना जो साथ नहीं देता। जहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता जाकर बैठते हैं, वो मीडिया कांग्रेस का दुश्मन है, वो साथ नहीं देता। बाकी तो मीडिया बहुत बड़ा है, डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। मैं तो अखबार कई सारे पढ़ता हूँ। एक आध अखबारों को छोड़ के बहुत व्यंजस के साथ कांग्रेस के बारे में अखबार नहीं लिख रहे हैं। एक आध दो कॉलमिस्ट होंगे, कुछ कॉलमिस्ट हैं कुछ अखबारों में, लेकिन सिर्फ टीवी मीडिया को आप पूरा मीडिया नहीं मान सकते ना। और भी कुछ मीडिया, वो भी वो वाला मीडिया जहां पे प्रवक्ता आपके जाके बैठते हैं। तो कांग्रेस को मीडिया की एनालिसिस नए सिरे से करनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि डिजिटल मीडिया में भी तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाके वहां बैठते हैं, जिनको 5,000 10,000, कई बार मैं देखता हूँ 300-400 व्यूज आते हैं यूट्यूब में, वहां जाके वो बैठते हैं। कहीं कोई क्लास वाला मामला है कि सेंट नहीं वो स्टीफन से पढ़ा हुआ। प्रशांत जी, क्लास वाला भी है इसीलिए कि वो वहीं से निकले हैं जहां पहले बैठते थे। जी जी जी। तो वो वहां से निकल गए, निकाल दिए गए, जो भी हुआ, और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया और वहां जाके बैठते हैं, क्योंकि पुरानी दोस्ती है भाई। आपको तो अपनी वो पार्टी क्लास वाला चलानी है एक कि दोस्ती मामला- चलानी है, ये भी देखना होगा ना। आपको पार्टी चलानी है या दोस्ती करनी है। तो वो दोस्ती वाला ही मामला मुझे दिखता है। दोस्ती की वजह भी वही है कि कौन सेंट स्टीफेंस का है, कौन ऑक्सफोर्ड का है, कैम्ब्रिज का है, और साउथ दिल्ली का कौन है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है। इसी पे एक छोटा सर्किल है, साउथ दिल्ली पार्टी सर्किल। उस पार्टी सर्किल के अंदर ही घूमते हैं 300-400, 10,000 5,000 व्यूज के लिए बेचारे जाके वहां पे समय खराब करते हैं अपना। ये सब एनालिसिस मीडिया में होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के अंदर, और तभी जो है कुछ चीजें हो सकती है। वरना आप ऐसे ही घूमते रहेंगे और ये होता रहेगा महाराष्ट्र कभी हरियाणा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे? हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं प्रेम कुमार जी अलग अलग मसलों पे, लेकिन फाइनली यही कह रहे हैं कि विपक्ष को सेलिब्रेट करना चाहिए। जी, निश्चित रूप पे पूरी चर्चा हुई है। वो आप एक जो चर्चा कर रहे थे लोकसभा चुनाव की नांदेड़ की वाली, जी जी जी, उस पर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। उस पर थोड़ी देर पहले गुरदीप सप्पल ने भी ट्वीट किया था। वो अच्छा ये जी। कि देखिए इसमें पूरा क्या है कि करीब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5,87,000 वोट मिले और विधानसभा चुनाव में 4,27,000 वोट मिले। और
अगर देखा जाए तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में 26,000 वोटों का लोचा है। यानी एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोग वोट डालते हैं, और वोटर को इस तरह से ऐसा कैसे हो जाता है कि हर विधानसभा में कांग्रेस पीछे रह जाती है और करीब 26,000 वोट पीछे रह जाती है, और लोकसभा में कांग्रेस को की जीत होती है। तो ये इतना विस्मयकारी है, चौंकाने वाली बात है। ऐसी घटना इससे पहले देखी नहीं गई है कि इतना बड़ा फर्क एक ही साथ वोट देते हुए हो रहा हो। तो ऐसे ऐसे उदाहरणों को इकट्ठा करके कम से कम जनता में ये विश्वास दिलाने की भी आवश्यकता है कि ये अविश्वसनीय घटनाएं घटी हैं तो क्यों घटी हैं, इसको जानने की जरूरत है। जब ये उसी पार्ट का हिस्सा है विश्वास दिलाना। और दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि और हम सब कह रहे हैं कि जो जीत हुई है पूरे देशव्यापी स्तर पर, एंटी बीजेपी एक तरह से टोन है देश का 2024 के चुनाव के बाद, वो बरकरार है। ये बात समझाने की आवश्यकता है। आप गोली चला करके, बंदूक चला करके, आप इधर उधर करके आप चुनाव को प्रभावित भले कर रहे हो, लेकिन देश की जनता का मूड, उसका टोन आज भी मोदी सरकार के खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है क्योंकि उनकी नीतियां, वो एक उद्योगपति के लिए देश को खतरे में डालना, जिस आप सारी बातें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, जो उनकी विभाजनकारी पॉलिसी है, जिन मुद्दों पर चुनाव हुए उसको देखते हुए हमें लगता है कि ये निश्चित रूप से एक ऐसा समय है जब इस टोन को पकड़ने और जीत को सेलिब्रेट करने और राजनीतिक रूप से अपर हैंड में हैं और मजबूती से आ सकते हैं, ये बात अपोजिशन को बताने की आवश्यकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा कमेंट, क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा जयशंकर जी। और इसमें सबसे बड़ी बात कि सब कुछ सामने है, पिक्चर सामने है, चुनाव आयोग के आंकड़े सामने हैं, जो दिखा रहा था अभी। ऐसे ढेरों आंकड़ों के साथ अगर कांग्रेस पार्टी कल से लेकर आज तक कुछ एनालाइज कर लेती तो आज जश्न मनाने का समय तो है ही। मामले में भी उनको भाजपा से थोड़ा सीखना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को। देखिए, पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अमित शाह नारा क्या दे रहे थे, अब की बार 200 पार जी, और 70 सीटें भी हासिल नहीं कर रहे, 70 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। उसमें भी बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, इनकी तृणमूल कांग्रेस में आ गए थे लोग। लेकिन उसके बाद भाजपा ने क्या कहा, अरे साहब हम तो कितनी हमारी कम सीटें थी उससे बढ़कर के हम तो 70 तक पहुंच गए और हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा के चुनाव में जो नारा दे रहे थे अब की बार 400 पार या बीजेपी का 350 पार और 240 पे सिमट गए, उसको भी उन्होंने जश्न बनाया। उसका भी वही जैसे फूल मालाओं से ढका गया, बरसाया गया विश्वगुरु के ऊपर कि साहब इतनी बड़ी जीत हुई है, सरकार देखो हम लगातार तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। तो हार में भी जो आप 300 से घट करके 240 पे आ गए तो उसको भी आप जीत का विषय, जश्न का विषय बना रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये मनोबल बढ़ाने के लिए और समझाने के लिए कि देखो हम हारे नहीं हैं। एक तो पहली बात है कि महाराष्ट्र में भी हमको हराया गया है, हम हारे नहीं हैं, हमारा गठबंधन हारा नहीं है, उसको हराया गया है। अब कैसे हराया गया है इसकी हम तफ्तीश करेंगे, जांच करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे और वो जो फैक्ट्स होगा वो हम आपके सामने ला करके रखेंगे। लेकिन जो जीत हमको झारखंड में मिली है, जो जीत हमको कर्नाटका में मिली है, जो जीत हमको लोकसभा के चुनाव में मिली है, जो जीत हमको केरला में मिली है, जो पंजाब में एक सीट मिली है, या अन्य राज्यों में भी जो आपको हुआ है, विपक्ष की जो जीत हुई है, तो पूरे विपक्ष को एकजुट करके उनको तो करना चाहिए। और जब बार बार कह रहा हूं मैं कि एक बार इंडिया अलायंस के लोगों को मेल लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी करना चाहिए, जो भी जिस रूप में भी करना चाहिए, और बताना चाहिए कि भाई देखो ये चुनाव महाराष्ट्र का रिग किया गया है, लेकिन उसके बाद भी जनादेश जो है वो हमारे पक्ष में है। और इसको मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर मोदी जी की बात ही मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा जनादेश उनको मिल गया है, तो वो शिंदे के लिए हो सकता है ना, शिंदे की लाड़की योजना के लिए हो सकता है ना, नरेंद्र मोदी के लिए तो नहीं है। क्योंकि मोदी जी जो जिस सरकार को चला रहे हैं उस सदन के लोकसभा के लिए तो दोनों सीटें आप हार गए, केरल की भी हार गए और यहाँ महाराष्ट्र में नांदेड़ की सीट भी हार गए। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी किसी जमाने में 2 सीटों पे सिमट गई थी 1984 के चुनाव में,
लेकिन आप ठीक है, अपने ढंग से उन्होंने अपना राजनीति का पैटर्न बदला, सांप्रदायिकता का चोला ओढ़ लिया और आज वो इस हालत में पहुंच गए हैं और देश को सांप्रदायिकता के नरक में ढकेलने का पूरा काम इंतजाम उन्होंने कर दिया है। जो कुछ लोग कहते हैं कि देश बट जाएगा, कि अब देश वस्तु नहीं बटेगा, लेकिन एक गृह युद्ध जैसी स्थिति ये लोग बना रहे हैं। ये बात सही है। जिस तरह का नफरत फैला दिया है गांवों के लेवल पर भी, ग्रामीण इलाकों में जो नफरत फैल गई है उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक आप सतह पे जाएंगे नहीं, अगर आप यूपी के गांव में चले जाइए, बिहार के गांव में चले जाइए, और जो लोअर स्टाटा के लोग भी जिस तरह से बातें करते हैं, मतलब वो अपने आप पे बहुत भयानक है। हमने इसका अनुभव किया इस बार जब हम गए थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अपने गांव की तरफ गए थे, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब इन्होंने नफरत का माहौल ऐसा बना दिया है अपनी चुनावी जीत के लिए, अपनी चुनावी राजनीति की सफलता के लिए, उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, कल जब पार्लियामेंट शुरू होगी, अडानी जी तो आएंगे ही आएंगे, अमेरिका भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, समन तो हो गया वहां से लेकिन यहां तो रहेंगे। ये बताने की जरूरत है विपक्ष को। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि अरे साहब भारत में रिश्वत दिया है तो अमेरिका में क्यों मुकदमा चल रहा है। अरे भाई, भारत में रिश्वत दिया किस बात के लिए दिया है? आम आदमी को महंगी बिजली बिले इसके लिए दिया है। ये ऐसी दलीलें इतनी हैं, उस पर कितना माथापच्ची करेंगे। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें हम गुम हो जाएंगे। वहाँ सही बात है, वहां तो से लेकिन निकलना इसको मजबूती से उठाना चाहिए। कल तो उठेगा ही, मामला उठेगा। इंडिया अलायंस को जीत का जो ममता बनर्जी की जीत हुई है, चाहे और लोगों की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसको समवेत रूप से एक बार मनाना चाहिए और जश्न का माहौल तो है उनके लिए निश्चित रूप से, और हार के कारणों पर विचार करना चाहिए। यही मैं कहूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हार के कारणों पर, और खासकर ये दोनों राज्य, और अगर क्योंकि ये एक ट्रेंड है, इस ट्रेंड को पकड़ने की जरूरत है। पहली दफा जब हरियाणा में हार हुई, जो अप्रत्याशित थी, जिस हार के बारे में आप कतई उम्मीद नहीं लगाए थे, और सब जहां भी देखिए वो कह रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस जीत रही है, थर्ड टर्म तीसरी बार हैट्रिक बनाकर आ जाती है अगर बीजेपी, तो उस पर मंथन तुरंत होना चाहिए। और वैसे ही अब यहाँ अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है, तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में तो छोटा राज्य और अकेली कांग्रेस पार्टी थी। अगर आप महाराष्ट्र जाएं तो महाराष्ट्र में 3 प्रमुख दल हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो आज शरद पवार ने कही है कि मैं हार नहीं मानूंगा, वो बहुत बड़ी बात कही है। इस उम्र में भी वो कह रहे हैं हार नहीं मानूंगा, और आज कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। उद्धव ठाकरे, उनका गुट पूरा कांग्रेस पार्टी के साथ है। ये तीनों दल बहुत मजबूती के साथ यहाँ फाइट बैक कर सकते हैं। पहले फाइट करें फिर बैक की बात, लेकिन महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जिन राज्यों में आप जीते हैं, जिन राज्यों में आपने बीजेपी को हराया है, आपको ये एस्टैब्लिश, बीजेपी, आप इस बात को समझिए कि 4 जून 2024 जब लोकसभा के रिजल्ट आते हैं, उसके वहां से लेकर आज 24 नवंबर 2024, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5वां महीना चल रहा है। इन 5 महीनों में बीजेपी ने यह करने की कोशिश की कि हम पहले जैसे थे वैसे ही हैं, यानी हम में कुछ भी कमी नहीं आई है। 2024 लोकसभा के चुनाव के नतीजे कुछ भी नहीं हैं। देखिए, हम चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, और उस ढंग से पूरा का पूरा एक आवरण तैयार किया गया है। इससे बाहर निकलिए, अपने कार्यकर्ताओं, विपक्ष के लोग, इसमें सबको काम करना पड़ेगा, न सिर्फ राहुल गांधी को, इसमें अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, तेजस्वी यादव को, स्टालिन को, इधर केजरीवाल को, जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको काम करना पड़ेगा। उनको अपने लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करना होगा। यही बात मैं कह रहा हूं, और उसके सारे कारण हैं। शुरुआत में हम ये 5 साथी हमारे साथ जो हैं, छठा मैं, हम लोगों ने वो सारे कारण यहां गिनाए हैं कि क्यों जश्न मनाना चाहिए, क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए दूसरे दलों को। उसके कारण हैं, आपको कुछ नहीं करना है। इन्हीं राजीव कुमार का जिसको वो लीड कर रहे हैं, यानी चुनाव आयोग, उसकी वेबसाइट पे जाइए और उन आंकड़ों को निकाल करके आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, ये तो सेलिब्रेशन का समय है हमारे पास। आप कुछ मत कीजिए, झारखंड के लिए मुस्कुरा दीजिए, उतना तो कीजिए। आप झारखंड ये दे देते हैं, जैसे कल पवन खेड़ा जी ने कहा कि झारखंड दे देते हैं, मतलब एक दे दिया और दूसरा ले लिया, ये नहीं। झारखंड आपने मजबूती के साथ फाइट किया, जीता है, और आपसे वो छीना गया है। बस ये फर्क है, इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी तो ठीक है, लड़ रहे हैं आप, लड़िए, लेकिन
इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश, राहुल गांधी ने चक्रव्यूह वर्ड यूज किया था, इसलिए मैं कह रहा हूं, इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कीजिए। और आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही चुनाव आयोग है और कल से लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। आपके तमाम नेता यहां होंगे, चले जाइए, बगल में है चुनाव आयोग, खड़े वहीं बैठे रहिए 10 दिन, देखिए कैसे हिल जाते हैं राजीव कुमार। कुछ करना थोड़ी है, बैठ जाइए, 100-100 लोगों को बैठाइए, फिर देखिए कैसे चुनाव निष्पक्ष होने लगता है, पारदर्शी होने लगता है। अभी तो हम जैसे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो सामने वाला शेरो शायरी में चला जाता है, जैसे वो इमरान प्रतापगढ़ी जी हों, उन्हीं से सीख लें कुछ 2-4 शायरी। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। ऐसी बातें हम करते रहेंगे। थोड़ा सा लाइट मूड में इसलिए बात कर रहा था कि बहुत सीरियस बातें हो जाती हैं। प्रेम कुमार जी बहुत शुक्रिया।